तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्लैंकशीन अपने पास एक क्रिस्टल निकालकर उसके साथ हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर से बीस्ट फायर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिस्टल काम नहीं करता। उस क्रिस्टल पर लिखा आता है कि इस बंदे की बॉडी के अंदर बीस्ट फायर है ही नहीं, हम लोग कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। देखकर तो ब्लैंकशीन और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने बीस्ट फायर को अपनी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली इंटेग्रेट कर लिया है, वो उसकी सोल का हिस्सा बन चुका है। वजह से मैं इसकी बॉडी के अंदर से बीस्ट फायर को नहीं निकाल सकता। मुझे लगा था कि मुझे डैड ने ये वाला स्पेशल क्रिस्टल दिया, इसी वजह से मैं अपने साथ ड्रीम आर्मर को नहीं लेकर आया। अगर मैं वो किंग लेवल का वेपन अपने साथ लेकर आया होता तो फिर मैं इस लड़के को आसानी से हरा सकता था। मास्टर गू से कहते हैं यंग मास्टर, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से बैक टनल से वापस चले जाएं। आप जाकर अपने डैड को सारी बात बता दें। यहाँ पर सिचुएशन को संभालता हूँ। वहीं पर एक बटन दबाता है जिससे पीछे एक दरवाजा ओपन होता है। एक्शिन से कहता है लेकिन मास्टर क्या मुझे वाकई में यहाँ से जाना चाहिए? तो एल्डर से कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मैं जनरल के तरीके को फॉलो करते हुए बहुत ही जल्दी दोबारा से ह्यूमन लेवल तक पहुंच चुका हूँ। मेरे पास दोबारा से ह्यूमन स्पिरिट लेवल की एनर्जी है, तो मैं इन लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ। सभी लोग तो मेरे साथ में कुछ भी नहीं है और मेरे पास तो ब्लड राइडर्स भी हैं। तो यंग मास्टर से कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे पर भरोसा करके यहाँ से जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के को अंडर एस्टिमेट मत करना और चाहता हूँ कि इसको सुबह तक इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। वो उस टनल के अंदर जंप कर देता और वहाँ से चला जाता है। मिस्किन उन सभी लोगों से कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? ब्लैंकशीन यहाँ से भाग गया है, हमें जाकर उसे रोकना होगा। जुंजी कहता है तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसे जाने दो, वो हमारा टारगेट नहीं है। अगर वो यहाँ से जाएगा तो हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। यंग मास्टर के वहाँ से जाने के बाद बाकी दोनों फैमिलीज के यंग मास्टर आगे बढ़ते हैं ताकि उसे रोक सकें। उसी वक्त मास्टर गु अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता है तुम सभी को क्या लगता है कि तुम सभी लोग ऐसे आगे बढ़कर मेरे यंग मास्टर को रोक सकते हो? मास्टर स्पिरिट को रिलीज कर देता है जिससे उसकी मास्टर स्पिरिट रिलीज होने की वजह से वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मास्टर गु जिनसोंग अपने प्रेशर की वजह से अपनी शर्ट भी फाड़ देता है और अपने डोले शोले इन सभी को दिखाता है। इसी के साथ उसके ब्लड राइडर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग यहाँ पर एक स्पेशल ह्यूमन किलिंग इमॉर्टल अरे फॉर्मेशन बनाते हैं। तो मेल्टर गु कहता है तुम में से जो लोग भी यहाँ पर मेरे साथ देने को तैयार हो जाएंगे उन सभी को बख्श दिया जाएगा, जबकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। बुडी साओ कहता है मैंने सुना है कि ये वाली स्पेशल ह्यूमन किलिंग इमॉर्टल अरे फॉर्मेशन ये बहुत सारे पावरफुल इमॉर्टल्स को भी मार सकती है जो कि ह्यूमन स्पिरिट लेवल तक हो। ये पहुंचना इम्पॉसिबल है, हम लोग कभी भी इस इमॉर्टल फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यंग मास्टर सू हमारे जुंजी से कहता है यंग मास्टर चू, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर आने से पहले ही सारी तैयारी की होगी, तो तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता होगा इस इमॉर्टल अरे फॉर्मेशन से बाहर निकलने का। जुंजी से कहता है हाँ मेरे पास एक रास्ता है। यंग मास्टर जाओ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर प्लीज मुझे भी बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है। अगर मास्टर चू यहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं, हमें यहाँ से जिंदा बचाकर बाहर निकाल लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी जाओ फैमिली का बिजनेस आपकी फैमिली बिजनेस के साथ मर्ज हो जाएगा। हम लोग हमेशा तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, जब तक तुम चाहोगे हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। स्किन जुंजी से कहती है तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान यहाँ पर काम कर रहा है। बहुत ही जल्दी ये बाकी के सारी फैमिली मेंबर्स भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे और हम लोग 5 बिजनेसेस को अपने साथ मर्ज कर देंगे। जुंजी कहता है क्या ये वाकई में सच है? जुंजी उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग मुझे पहले भी एक बार धोखा दे चुके हो और अगर तुम लोग यहाँ पर दोबारा धोखा देना चाहो तो दोबारा भी दे सकते हो। कि तुम सभी लोगों की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी अलायंस की भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपने बिजनेस को मेरे बिजनेस के साथ मर्ज करो। अब क्या एल्डर गु वहाँ पर फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता है यहाँ पर तुम सभी लोगों को इस तरह रोता रोता देकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसे भीख मांग रहे हो कि वो तुम्हें बचाए। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बचा सकता है? मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मारूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ खेलूंगा। एल्डर गु क्योंकि ह्यूमन स्पिरिट लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो शुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शुंजी कहता है लास्ट टाइम मेरी ल्यूजियांग को एक लड़की ले गई थी जो कि नाइफ रोज पैलेस थी और वो भी ह्यूमन स्पिरिट लेवल पर थी। उस दिन से अब तक ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ ताकि मैं किसी ह्यूमन स्पिरिट लेवल के बंदे से फाइट कर सकूं। आज मुझे यहाँ पर मौका मिल रहा है, मैं एल्डर गु के साथ फाइट करूंगा। हमारा शुंजी भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी तलवार निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जबकि मास्टर गु के अपने बाजू के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेते हैं। तो एल्डर गु से कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। लास्ट टाइम हम लोग सिलेक्शन कंपटीशन में मिले थे, वहाँ पर तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन यहाँ पर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम अपनी कैंसिस फैमिली के एल्डर जाओ को भी बड़ी आसानी से हरा दोगे। शुंजी भी उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि वो भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो अपने बाजुओं के ऊपर अपनी चेन्स को लपेट कर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि शुंजी अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। दोनों के अटैक्स की वजह से वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और जगह जगह पर धमाके हो रहे होते हैं और आसमान के ऊपर से बिजलियां भी चमक रही होती हैं। साथ ही बारिश शुरू हो जाती है, जबकि एल्डर जिन छत के ऊपर बैठे पी रहे होते हैं। वो कहते हैं लगता है कि बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि जब तक मुझे यंग मास्टर नहीं कहता तब तक मैं अंदर नहीं जा सकता। मिस किन और पॉइजन जैन एक साइड के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं। मिस किन से कहती है पॉइजन जैन जाओ जाकर जुंजी की मदद करो। वो से कहता है नहीं मिस किन मैं नहीं जा सकता, यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हूँ क्योंकि मास्टर जुंजी ने कहा था कि मुझे आपकी मदद करनी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो ब्लड राइडर्स सोल्जर्स अपने बालों को लेकर आगे बढ़ते हैं और उन सभी के ऊपर अटैक करते हैं। सभी लोग बाप बेटा अपने एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं और वहाँ पर रो रहे होते हैं। तो कहते हैं क्या हम लोग वाकई में यहाँ
पर मरने वाले हैं। हुडीज़ाओ बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं यहाँ पर इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, अभी तो मेरी ग्लोरियस लाइफ का अंत नहीं हो सकता, अभी तो मैं बहुत यंग हूँ। और वो गुस्से के साथ अपने ड्रम्स को पीटना शुरू करता है और अल्ट्रासोनिक सोल शेक को यूज करता है। उसका अटैक बहुत पावरफुल होता है, अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जब वो सामने उस रे फॉर्मेशन की शील्ड के साथ टकराता है तो वो डबल होकर पीछे की तरफ आता है, जिससे हुडीज़ाओ पीछे की तरफ गिर जाता है और काफी जख्मी हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ। अब यंग मास्टर सू जो कि किताबी कीड़ा है वो उनको बताता है कि इन लोगों के पास जो स्पेशल वेपन है, इनका अल्टीमेट मूव जिसको हम लोग राइडर कहते हैं, ये अपनी एक अल्टीमेट फॉर्मेशन शील्ड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे सामने वाला अगर एनर्जी अटैक इनके ऊपर करता है तो वो एनर्जी अटैक शील्ड के साथ टकराकर डबल होकर वापस आता है। एल्डर ज़ाओ कहते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम लोग वाकई में यहाँ पर मरने वाले हैं। एल्डर सू से कहते हैं मुझे यहाँ पर मरने से कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी उम्र को पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को यहाँ पर मरने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर अपने बेटे को प्रोटेक्ट करूंगा। तो एल्डर ज़ाओ भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अपने बेटे हुडी के लिए यहाँ पर जरूर फाइट करूंगा, हम दोनों को यहाँ पर आखिरी पर फाइट करना होगी ताकि हम लोग अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए अपनी जबरदस्त पावर्स को रिलीज करते हैं। जैसे वो लोग अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, एल्डर गू अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए दोनों के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम दोनों फिलहाल के लिए यहीं पर रुको, पहले मैं इस लड़के को मारूंगा, उसके बाद तुम लोग उसे निपटूंगा। इसी वक्त हमारा जुंजी भी अपनी तलवार लेकर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार को घुमाता हुआ एक जबरदस्त एनर्जी स्लैश लगाता है। वो एनर्जी स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इस एनर्जी स्लैश की वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। दोनों एल्डर वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं शुक्र है कि हम लोग बच गए। एनर्जी स्लैश से ग्राउंड के अंदर एक गड्ढा बन जाता है। तो एल्डर गू दोबारा गड्ढे के अंदर से बाहर निकलता है और उसे कहता है क्लाउड चू, जब से वो सिलेक्शन कंपटीशन हुआ है तब से तुम मेरे खिलाफ हो, तब से तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने की ख्वाहिश लिए फिर रहे हो। मैं भी तब से लेकर अभी तक तुम्हारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि उस कंपटीशन में तुमने मेरी उंगलियां काट दी थी और आज मैं यहाँ पर वो सारे का सारा गुस्सा तुम्हारे पर उतारने वाला हूँ। जुंजी भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है मैंने अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक इसके ऊपर किया था, लेकिन इसने मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया। इसकी बॉडी के ऊपर कोई छोटी सी खराश भी बिल्कुल भी नहीं आई। एल्डर गू उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने एक और स्पेशल स्किल को यूज करने वाले हैं। ये वाला जो स्पेशल स्किल है जो ये यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ये एल्डर गू को ब्लड वू ने सिखाया है, यानी जनरल ब्लड वू ने सिखाया है। यंग मास्टर सू चिल्लाकर जुंजी से कहता है लड़की वहाँ से जल्दी से भागो, ये अपने एक स्पेशल मूव को यूज करने वाला है। ये वाला मूव बहुत ज्यादा पावरफुल है। एल्डर गू अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करते हैं और अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम स्टार एक्सप्लोजन होता है उसको यूज करते हैं। तो आसमान के ऊपर उसकी एनर्जी फैल जाती है, जिससे वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर मल्टीपल बॉम्ब की तरह काम करेगी, ऊपर से स्टार्स की शेप में एनर्जी नीचे की तरफ गिरती है और जहाँ पर वो गिरती है वहाँ पर धमाका होता है। ज्यादा एनर्जी बॉम्ब वहाँ पर गिरते हैं उतने ज्यादा धमाके होते हैं। जुन उन सभी को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर इससे सारे अटैक को अवॉइड करते हुए अपने क्योटिक स्वॉर्ड फार्मूला को यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करता हूँ, तब भी मेरे पास जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्योटिक स्वॉर्ड फार्मूला को यूज करने के बाद मैं ज्यादा देर तक अपने स्टेमिना को इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट को यहाँ पर खत्म करना होगा। जुंजी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि एल्डर गू से कहते हैं तुम्हारे पास चांस ही नहीं है, अब तुम पीछे भी नहीं मुड़ सकते। पीछे की तरफ देखता कहता है ये तो ह्यूमनली किलिंग अरे फॉर्मेशन है, यानी कि मैं इसमें ट्रैप हो चुका हूँ। और वो सारे के सारे स्टार्स उसके साथ टकराने के बाद वापस जुंजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एल्डर गू से कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि मैंने यहाँ पर पहले तुम्हारे पर अटैक किया है? तुम्हारे पर अटैक नहीं किया था, बल्कि मैंने अरे फॉर्मेशन की तरफ अटैक किया था। चाहे तुमने सारे अटैक को अवॉइड कर लिया, वो सारी की सारी अरे फॉर्मेशन एनर्जी शील्ड के साथ टकराने के बाद डबल होकर तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रही है, यानी कि उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये 360 डिग्री अटैक है, तुम इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकते। ऐसी वो अटैक हमारी जुंजी के साथ टकराने लगता है, उसी वक्त शुइकियान उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, वो सारे एनर्जी बॉल उनके साथ टकराते हैं। मिस्किन भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर उसको ढूंढने लगती है, जबकि पॉइजन जैन उसे कहते हैं मिस्किन यहीं पर रुक जाओ, क्लाउड अभी तक जिंदा है। तो मिस्किन जैसी आगे बढ़ती है वो सामने देखती है हमारा शुंजी वहाँ पर धुएं में बैठा होता है। शुइकियान बेचारी बहुत ज्यादा बुरी हालत में होती है। शुंजी उसे कहता है शुइकियान तुमने ये सब कुछ क्यों किया? शुइकियान उसे कहती है मैंने पहले कभी तुम्हारी हेल्प नहीं की, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी हेल्प की ताकि मैं दोबारा कभी इस बारे में ना पछताऊं। शुंजी अपनी कलाई के ऊपर अपने दांतों से बाइट करता है और अपने ब्लड को निकाल कर उसे कहता है चलो जल्दी से मेरे ब्लड को पी लो, इसके अंदर फिनिक्स का एसेंस है, तो अगर तुम इस ब्लड को पी लोगी तुम्हारी बॉडी जल्दी से हील करना स्टार्ट करेगी। तो एल्डर जिनसोंग वो हमारे जुंजी से कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर इतने एरोगेंटली बात कैसे कर सकते हो कि तुम इस लड़की को बचा लोगे? तुम तो खुद भी यहाँ पर मरने वाले हो। यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर के सामने चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जब तुम्हारे सामने वाले की पावर तुमसे ज्यादा है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय मरने के। स्किन भी भागती हुई शुंजी के पास आ जाती है। शुंजी में स्किन से कहता है प्लीज शुइकियान का ध्यान रखना। शुंजी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है जिनसोंग गो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लोग इस वक्त ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट के ऊपर है और ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसी को इज्जत दी जाती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो, जिसकी मार्शल स्पिरिट ज्यादा पावरफुल हो। यहाँ पर कमजोर होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। हम लोग यहाँ पर ये माने कि कमजोर होना गुनाह है, तो यहाँ पर तुम एक असली सिनर हो, यानी कि तुम बहुत बड़े गुनाहगार हो। गू से कहते हैं तुम ये मान कैसे कर सकते हो जबकि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से हारने वाले हो? अगर मान भी लेते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो? तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। क्या तुम यहाँ पर इंसाफ के नाम पर यहाँ पर मुझे सजा दोगे? जुनजू से कहता है मुझे यहाँ पर इंसाफ से कुछ भी लेना देना नहीं
नहीं है क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे प्रोवोक किया है। जो भी मुझे गुस्सा दिलाता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अंत है और वो मौत है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 81 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई कीन के जख्मी होने के बाद जुंजी गुस्सा आ जाता है, अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है एल्टर गू, बिल्कुल सच कहा, यहाँ पर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझसे आगे निकल सको। जो भी मुझे गुस्सा दिलाता है सिर्फ और सिर्फ एक ही अंत होता है, उसे मेरे हाथ से मरना पड़ेगा। और साथ ही हमारा जुंजी अपने क्योटिक फार्मूला को यूज करने लगा है। हमारा जुंजी यहाँ पर क्योटिक फार्मूला की थर्ड मूव को यूज करता है। जैसे वो थर्ड मूव को यूज करता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। ऐसी एनर्जी निकलती है कि एल्टर गू भी इससे काफी ज्यादा घबरा जाते और कहते हैं पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर हरकत क्यों नहीं कर पा रहा। वो सामने की तरफ देखता है तो जुंजी सामने से गायब हो चुका होता है और हमारा जुंजी जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो जुंजी ऊपर होता है। ऊपर से हमारा जुंजी अपनी तलवार लेकर नीचे की तरफ जंप करता है। जुंजी अपनी तलवार को उसके सर में मारता है। उसकी तलवार को उसके सर को काट देना चाहिए था लेकिन हमारे जुंजी की तलवार उसके सर के ऊपर आकर रुक जाती है। एल्डर गू की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो जुंजी की तलवार को ब्लॉक कर लेते हैं और वो आगे हंसते हुए से कहते हैं क्लाउड चू, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने इस अटैक के साथ मेरे सर को 2 हिस्सों में काट दोगे। मुझे तो वाकई में यहाँ पर इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर स्पिरिट कल्टीवेशन लेवल का होकर स्पेशल कल्टीवेशन मूव को यूज कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही हमारे जुंजी की तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और कहते हैं पर अफसोस की बात यह है कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए भी मुझे यहाँ पर मार नहीं सकते। वो उसकी तलवार को मुट्ठी बांध करते हुए वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हमारे जुंजी की तलवार टूटती है क्योंकि वो मास्टर सोल होती है। इसी वजह से हमारे जुंजी को भी झटका लगता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है। हमारे जुंजी के मुंह से ब्लड निकलने के बाद जब वो पीछे की तरफ गिर रहा होता है जिनसोंग गूस को गर्दन से पकड़ लेती है और उसे कहते हैं तुम्हें अब पता चला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एब्सोल्यूट पावर के सामने कमजोर इंसान टिक नहीं सकते। तो ये एब्सोल्यूट पावर है जिसके सामने तुम बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। चलो आप जल्दी से यहाँ पर एंजॉय कर लो, मरने से पहले तुम्हें यहाँ पर हार का मजा चुकाता हूँ। और वो उसे पकड़कर ग्राउंड के ऊपर पटका देते हैं। वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देते हैं। उसी वक्त हमारा जुंजी अपने दोनों हाथों के साथ उसके बाजू को पकड़ लेता है। उसके बाजू को पकड़ने के साथ ही हमारे जुंजी की आंखें चमकना शुरू हो जाती है। जुंजी उसे कहता है ये तो मेरा एक ट्रैप था और तुम इसमें फंस चुके हो। उसकी पूरे का पूरा हाथ ही वहाँ पर कट जाता है। गू भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं और अपनी एनर्जी के साथ अपने हाथ को रिकवर करना स्टार्ट करते हैं। वो उसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है एल्डर गू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मुझे जगा दिया। अब तुम्हारा रोल यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब तुम मरने वाले हो। हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर उसका जो इवल जुंजी होता है वो दोबारा से उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। इवल जुंजी आगे बढ़ता है और एल्डर गू को उसके मुंह के ऊपर से हाथ रखते हुए पकड़ता है और ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है तो अब तुम्हारा एंड हो चुका है, अब तुम मरने वाले हो। अब तुमने ये बात बिल्कुल ठीक कही थी कि एब्सोल्यूट पावर के सामने कमजोर लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर मेरे पास है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एब्सोल्यूट पावर क्या होती है। एल्डर गू सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले तुझे मेरे अटैक के सामने टिक भी नहीं पा रहा था लेकिन अब इसके पास इतनी पावर कहाँ से है। और उसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा रिलीज हो रहा है वो एक स्पिरिट किंग का ऑरा है। गू बेचारा वहाँ पर उससे मार खा रहा होता है। उसने क्योंकि उसको चेहरे से पकड़ा ग्राउंड के ऊपर दबाया होता है। एल्डर गू कहता है ये एक इंसान नहीं है बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है। और इसी के साथ ही हमारा इवल जुंजी अपने हाथ को नीचे की तरफ दबाता है और उस बेचारे की खोपड़ी को ही फोड़ देता है और एल्डर गू को वहीं पर मार देता है। और उसके बाद उठकर खड़ा होता है, सामने की तरफ देखता है। ये सभी लोग भी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने एल्डर गू को मार दिया जो कि ह्यूमन स्पिरिट लेवल पर था। स्किन भी ये देखकर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो कहती है जुंजी की तरफ देखो तो सही, जुंजी को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि वो एक और इंसान बन चुका है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। और उसकी बॉडी से बहुत ही जबरदस्त पावरफुल ऑरा निकल रहा है। जुंजी पीछे उन सभी की तरफ घूर कर देखता है तो मिस्किन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है हमें मत मारना, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। जुंजी चलता हुआ उसके पास आता आकर उसके आंसू पहुंचते हुए कहता है मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ। इसी के साथ हमारा जुंजी वापस से जुंजी बन जाता है। ये उसे कहता है तुम यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लो क्योंकि अब यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसे देखकर तुम डर जाओगे। वो उसे कहती है ठीक है और वो लोग आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जुंजी कहता है चलो हम यहाँ पर इन सभी का सफाया करते हैं, इन ब्लड राइडर्स का। और वो अपनी तलवार को दोबारा से बना लेता है और अपनी तलवार को बनाने के बाद कहता है मैं अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को यहाँ पर रीमॉडल करने वाला हूँ। इसको रीमॉडल करने के लिए इन सारे के सारे ब्लड राइडर्स को पहला सैक्रिफाइस बनना होगा और वो सारे ब्लड राइडर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि हमारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उन ब्लड राइडर्स को वहाँ पर मार रहा होता है। तो मास्टर लिन जो कि छत के ऊपर खड़े होते हैं वो कहते हैं मुझे तो लगा था कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ दिमाग से तेज है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। मुझे क्या पता था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर जनरल ब्लड वू को फ्यूचर में ये लड़का हरा देता है इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है। ये हमारी डायनेस्टी के लिए एक ब्लेसिंग होगी या फिर एक कर्स होगा क्योंकि अगर ब्लड वू हार जाता है तो ये लड़का उसके बाद बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। एक सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। एल्डर लिन जो के ऊपर बैठे होते हैं उन्हें वहाँ पर अंदर से आवाजें आना बंद हो जाती हैं। वो कहते हैं लगता है कि अब मुझे अंदर जाना चाहिए। लगता है
कि लास्ट नाइट यहाँ पर अंदर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आवाज तो आ रही थी, चलो फिर अंदर चल के देखते हैं। तो मास्टर लिन वहाँ पर जाती हैं, वो दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही वो अंदर देखते हैं वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ जो कि काफी ज्यादा उम्र जी चुका हूँ, मैंने बहुत सारे सीन्स देखे हैं, बहुत ही पावरफुल लोगों को फाइट करते हुए देखा है और बहुत सारे पावरफुल लोगों से फाइट भी की है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा। आज मुझे भी फ्रेग्रेंस मैंशन के अंदर दाखिल होते हुए यहाँ पर डर महसूस हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जुनजी उन सारे के सारे ब्लड राइडर्स को मारकर उनके ऊपर खड़ा होता है। जैसे वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो ईवल जुनजी ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किया होता है, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। एल्डर लिन कहते हैं क्लाउड चू क्या ये तुम हो। जुनजी वहाँ पर एक चीख मारता है और इसके साथ ही हमारा जुनजी वापस आ जाता है। एल्डर लिन उसे कहते हैं अभी अभी तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे ईवल जुनजी ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ था, यहाँ पर तुम्हारी बाकी चीजों में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ईवल जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर रहता है, मैं उसको तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करने से तुम्हें नहीं रोक सकता, उसे तुम्हें खुद ही हराना होगा। जुनजी उसे कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि इनर डेविल के खतरे क्या हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ। तो हमारा जुनजी वापस उनकी तरफ आगे बढ़ता है। एल्डर लिन उसे कहते हैं लड़के तुम बहुत ज्यादा गिफ्टेड हो, मुझे यहाँ पर बार बार तुम्हें ये बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाली बात जरूर कहूंगा कि तुम्हारी लास्ट नाइट की जो फाइट थी वो वाकई में जबरदस्त थी। एल्डर लिन उसे कहते हैं बाकी सारी बातों की तो समझ आती है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि एल्डर जुई ने यहाँ पर तुम्हारी मदद क्यों की, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जुई क्लैन को टाई क्लैन वाले बैक सपोर्ट देते हैं, मुझे ये पता है कि जुई क्लैन के उस मेंबर ने तुम्हारी मदद की है। जुनजी उसे कहता है अगर मैं आपसे यहाँ पर सच कहूँ आपको ये वाली बात उसी से पूछनी चाहिए, आप क्यों ना जुई फैमिली के एल्डर से ये बात पूछ लें, क्योंकि जुई फैमिली का ये एल्डर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं आज या कल आपको इससे मिलाने वाला था, तो चलो यहीं पर आपसे मिला लेता हूँ। कि एल्डर लेन उस बंदे की तरफ देखकर महसूस कर रहे होते हैं, वो कहते हैं इसकी एनर्जी को महसूस करके तो लगता है कि ये एक छोटा सा लड़का है। तो जुई क्लैन का वो एल्डर अपने ऊपर से चोगा उतारता है तो नीचे से हमारा फेंग जुई निकलता है। फेंग जुई से कहता है मास्टर लिन मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि ये बात वाकई में सच है कि हमारी जुई फैमिली ड्रीम फैमिली वालों के साथ मिलकर बिजनेस कर रही है, लेकिन हम सभी लोग टाई क्लैन के अंडर चलते हैं, इसी वजह से हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जुनजी को पहले से इस बारे में पता चल चुका है, जुनजी को पता है कि मेरी जुई फैमिली टाई क्लैन के साथ है और इसे मेरे बारे में पता है, वजह से इसने यहाँ पर आने से पहले मुझसे बात कर ली थी, ऑक्शन में जाने से पहले इसने मुझसे बात की थी। जुनजी फेंग जुई से कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को यूज करते हुए यहाँ पर लाइट को कंट्रोल नहीं करते, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग इतनी आसानी के साथ यहाँ पर एक्सचेंज कर पाते, वरना पॉइजन जैन वहाँ पर मारे जाते। तो मास्टर लिन यहाँ पर सोच रही होती है, तो जुनजी यहाँ पर टाई क्लैन के लोगों को भी जानता है, इसका मतलब यह कि टाई क्लैन के लोगों के साथ भी इसका ताल्लुक है। पता नहीं इस लड़के को टाई क्लैन और एशियन स्टार सेक्टर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कितना कुछ पता है, ये मुझे नहीं पता। फिर वो सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं लेकिन ये दोनों तो सिर्फ छोटे से बच्चे हैं, ये दोनों यहाँ पर सब कुछ कैसे कर सकते हैं। जुनजी से कहता है एल्डर लिन मुझे यहाँ पर आपसे एक और फेवर चाहिए, क्या आप मेरे लिए एक और काम कर सकते हैं। एल्डर लिन से कहते हैं हाँ बताओ कि मुझे क्या करना है। कहते हैं एल्डर लिन मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी फैमिली मेंबर्स को यहाँ से लेकर मेरे क्लाउड मैंशन में चले जाएं, जुई को भी अपने साथ ले जाएं, और जाकर लोरेन से कहना वो इन सभी का ध्यान रख सकती है, वो इन सभी का ख्याल रखेगी। एल्डर लिन सोच रही होती है लगता है कि मुझे यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं रखा गया, बल्कि मुझे सिर्फ एक टूल मैन बना दिया है। तो फेंग शुई से कहता है जुनजी तुम कहाँ पर जाने वाले हो। जुनजी कहता है मुझे शुई कियान की इंजरीज को हील करना है, इसकी बॉडी काफी बुरी तरह से जख्मी है, इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि मैं इसे हील कर सकूं। जुनजी अपना पंख निकालता है तो उसके साथ ही उसका दूसरा पंख भी निकल आता है, लेकिन उसके ऊपर पंख नहीं होते, वो सिर्फ स्केलेटन ही होता है। जुनजी कहता है तो इस बैटल के बाद लगता है कि हमारा क्लाउड बिजनेस, क्लाउड डायनेस्टी का सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है। साथ ही वो शुई कियान को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। तो जुनजी उड़ता हुआ जा रहा था अपने एक पूरे पंख और दूसरे आधे पंख के साथ। जुनजी कहता है मेरा सेकंड विंग यहाँ पर अपने आप निकल आया है कि ये सब कुछ इनर डेविल की वजह से हुआ है, यहाँ पर फाइट की वजह से हुआ है, मेरी फाइटिंग की एबिलिटी यहाँ पर बहुत सारी बुरी तरह से डिसरप्ट हुई है। शुई कियान की बॉडी के ऊपर जो इंजरीज है वो भी काफी ज्यादा बुरी है, जल्दी से जल्दी उस केव के अंदर जाना चाहिए, उस टाइगर केव के अंदर, इसके लिए मुझे ड्रैगन पूल पर जाना होगा। तो हमारा जुनजी उस ड्रैगन पूल के ऊपर पहुंच जाता है, वो वहाँ पर लैंड करता है और कहता है वहाँ पर स्पिरिट एनर्जी बहुत ज्यादा है और वहाँ पर कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाती है, लगता है कि वहाँ पर इसकी इंजरीज भी ज्यादा तेजी से हील होंगी। साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन वहाँ पर जाकर हमें उस रे फॉर्मेशन को पास करना होगा जो कि एक इमेजिनरी रेयर फॉर्मेशन है, क्या शुई कियान उस रे फॉर्मेशन को पार कर पाएगी। वो भी यहीं पर होता है कि उसी वक्त पर एक एल्डर निकल आता है, वही एल्डर है जो कि बुक पवेलियन में था। वो उसे कहता है तो क्या इस लड़की के ऊपर स्ट्राप ऑफ एक्सप्लोजन से अटैक किया गया है। ये उसकी तरफ देखकर कहता है तुम तो मिस्टर जिंग हो जो कि उस बुक स्टोर में थे, तुम्हें कैम्सिस फैमिली में देखा था। मिस्टर जिंग उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की जरूरत है, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही मैं जाकर मास्टर वोली टाई को बताऊंगा कि तुम यहाँ पर से इजाजत की यहाँ पर आए हो और इस ड्रैगन पूल में जाना चाहते हो। मैं तुमसे फाइट करके तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे से पंगा भी नहीं लूंगा। हमारा शून्य से कहता है क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो, कैम्सिस फैमिली का एक कोर डिसाइपल हूँ, मैंने तो ये बात नहीं सुनी कि ये ड्रैगन पूल एक फॉरबिडन एरिया है, मैं यहाँ पर जाकर अपने लिए मेडिटेट कर सकता क्योंकि ये एक मेडिटेशन का एरिया है। मास्टर जिंग उसे कहते हैं ये सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि वो सभी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। 16 साल पहले यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो
बहुत ज्यादा खतरनाक था। वजह से इस एरिया को फॉरबिडन एरिया कहा जाता है, लेकिन कोई भी सच को मानने को तैयार नहीं। जुंजी भी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि 16 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। मिस्टर जिंग उसे यहाँ पर कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। वो उसे कहते हैं 16 साल पहले यहाँ पर एक दूसरे कंट्री से, एक दूसरी डायनेस्टी से एक बहुत बड़ा जीनियस आया था, जहाँ पर हमारे इंपीरियल सिटी में घुसकर हमारी रॉयल फैमिली को चैलेंज करने के लिए आया था। उसने जीलियांग मैंशन को अकेले ही तोड़ के और वहाँ पर जितने सोल्जर्स थे सभी को मार दिया। उस अकेले ने पूरी की पूरी रॉयल फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे एक को छोड़कर बाकी सभी को मार डाला। जो बंदा बचा था उसका नाम जोसेफ टैंग था और आज वो हमारा एम्परर है। तो यहाँ पर हम लोग एपिसोड 82 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो कौन सा जीनियस था जिसने रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 83 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था मास्टर जिंग हमारे जुंजी को एक स्टोरी बता रहे होते हैं 16 साल पहले की। 16 साल पहले एक दूसरे कंट्री से यहाँ पर एक वॉरियर आया था। उस वॉरियर ने डायनेस्टी की इंपीरियल फैमिली को तकरीबन मार ही दिया था, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर जिसका नाम जोसेफ टैंग था, जो उस वक्त काफी ज्यादा बीमार था और बहुत ज्यादा कमजोर था। इसी वजह से उस लड़की को मारने से पहले ही यहाँ पर शेनलोंग अलायंस के लोग पहुंच आए थे। शेनलोंग अलायंस के वॉरियर्स ने वहाँ पर आकर उस बंदे को भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स है। इसी वजह से वो बंदा वहाँ से भाग गया। तो वो सभी लोग उसका पीछा करते रहे। वो सभी लोग उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच जाए। तो जो जीनियस लड़का था वो लड़का यहाँ पर आया और इस ड्रैगन पूल के अंदर उसने छलांग लगा दी। उसे लगा कि वो यहाँ पर छलांग लगाकर अपनी जान बचा सकता है, लेकिन किसे पता था कि वो आसानी के साथ इस ड्रैगन पूल के टेस्ट को पास कर लेगा। उसने इस टेस्ट को पास कर लिया। उस टेस्ट को पास करने के बाद वो टाइगर केव के अंदर चला गया। केव के अंदर चले जाने के बाद मुझे लगता है कि तुम पहले भी यहाँ पर जा चुके हो और तुम्हें पता होगा कि वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी डबल है, यानी कि तुम लोग जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। तो वहाँ पर कुछ अर्सा गुजारने के बाद उसने दोबारा से ब्रेक थ्रू किया। ब्रेक थ्रू करने के बाद जब वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो ड्रैगन पूल से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसने शेनलोंग अलायंस के सभी लोगों को मार डाला। जितने भी लोग उसके सामने आए उन सभी को मारकर उसने उन सभी को सप्रेस किया और एक बार फिर से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। जुंजी भी मिस्टर जिंग की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि ड्रैगन पूल के टेस्ट को कोई पास नहीं कर सकता, ये काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो सबसे ज्यादा इवल पर्सन भी इसको आसानी से पास कर सकता है। तो जुंजी उससे कहता है, मिस्टर जिंग तुम यहाँ पर किस जीनियस की बात कर रहे हो, कहीं वो तो नहीं है। तो जिंग उसे कहते हैं, हाँ तुमने भी उसके बारे में सुना होगा, मैं जिस जीनियस की बात कर रहा हूँ उसका नाम जनरल ब्लड वू है। तो जुंजी उसका नाम सुनने के बाद सोच रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी जनरल ब्लड वू ने ही मेरे फादर को मारा है। फिर जुंजी उस मास्टर जिंग से कहता है, मास्टर जिंग मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ये सारी स्टोरी क्यों सुनाई है। मिस्टर जिंग उसे कहते हैं, क्योंकि जिस दिन यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था उस दिन मैं यहीं पर छुपकर देख रहा था। मैं पत्थर के पीछे छुपकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, जहाँ पर उसने स्पेशल मूव को यूज किया था जिसको स्टार एक्सप्लोजन कहते हैं। मेरे सीनियर मार्शल ब्रदर ने अपनी फुल फोर्स को लगा दिया और उस बंदे को पीछे हटने पर मजबूर किया। उन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने इस बंदे को यहाँ पर जख्मी कर दिया, जिससे उसे पीछे हटना ही पड़ा। ये वाला स्पेशल मूव स्टार एक्सप्लोजन ये असल में हमारे ह्यूमन सेक्टर का मूव है। हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक स्पेशल मूव को यूज किया था जिसका नाम अर्थ एक्सप्लोजन था। उस अर्थ एक्सप्लोजन को यूज करते हुए अर्वू को पीछे हटने पर मजबूर किया था, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस मूव को देखा और इसको कॉपी कर लिया। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये वाला स्पेशल मूव तो मास्टर गू ने अप्लाई किया था। इसका मतलब यह है कि मास्टर गू जनरल वू से तालीम ले रहा है। जनरल ब्लड वू ने उसको सिखाया है। अगर जनरल ब्लड वू ने इसको सिखाया तो इसका मतलब यह है कि मास्टर वू के मरने के बाद अब उसे आसानी से पता चल जाएगा कि मैंने उसको मारा है। जुंजी मास्टर जिंग से कहता है, तुम्हें क्या पता है कि मैं इस लड़की को कैसे हील कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी बॉडी और एक्सप्लोजन से बहुत ज्यादा जख्मी हुई है। कहते हैं, नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता कि तुम इसको कैसे हील कर सकते हो। फिर जुंजी उससे पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि शेनलोंग अलायंस को किसने बनाया था, उसका लीडर कौन था। वो उसे कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें इस बारे में भी नहीं बता सकता, मुझे इस बारे में नहीं पता। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है, तो मेरा एक आखिरी सवाल है, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दो। हमारे कहने के मुताबिक जनरल ब्लड वू ने उस साल एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उसने रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसे वो नहीं मार पाया। तो मुझे ये बताओ कि फिर वो इतने सालों से फ्रंटियर फोर्ट्रेस के ऊपर क्या कर रहा है। उसे यहाँ पर वापस आकर सभी को मारकर दोबारा से डायनेस्टी के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए था और नई डायनेस्टी बना लेनी चाहिए थी। मास्टर जिंग उसे कहते हैं, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ से जुंजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारा जुंजी आगे बढ़ता है और उसकी पोनीटेल को खींचते हुए कहता है, आदमी अभी तक तुमने मुझे इतना कुछ बता दिया, लेकिन अब मैं तुमसे जो भी सवाल पूछ रहा हूँ तुम उसका कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम ऐसा मजाक कर रहे हो? चलो जल्दी से बताओ, तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी पोनीटेल को खींच दूंगा। मास्टर जिंग उसे कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक इस बात को गेस कर लिया होगा कि मेरा मास्टर कौन है। इस बार में भी सुना है कि तुमने इस बार ऑक्शन में से एक ट्राइपॉड को खरीदा है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, उसे अजूरे क्लाउड ट्राइपॉड कहते हैं। इंपीरियल सिटी के ऑक्शन में से तुमने उसको खरीदा था। लगता है कि ये हमारी किस्मत है कि हम दोनों यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं। तुम्हें यहाँ पर इस बारे में याद दिलाना चाहता हूँ, तुम्हारे उन दोनों सवालों के जवाब तो नहीं दे सकता और न ही मैं इस लड़की को हील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है। लेकिन हमारा नया मास्टर, हमारी ह्यूमन सेक्टर का मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। मुझे लगता है कि उसके पास कोई ना कोई तरीका होगा, वो इस लड़की को हील कर सकता है। जुंजी से कहता है, तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा जो यंग मास्टर मुझे कहाँ पर मिलेगा। वो उसे कहता है, वो इस वक्त ग्रेट
ब्लास्ट फैमिली में है, पर हमारी ह्यूमन सेक्टर का बेस है, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। जुंजी कहता है मुझे ह्यूमन सेक्टर वालों के बारे में इतना पता है कि ह्यूमन सेक्टर वाले पपेट्स और रोबोट्स बनाने में बहुत ज्यादा महान है। इस तरह के रोबोट्स बनाते हैं जिन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ यूज किया जा सकता है। वो इंसानों की तरह के रोबोट्स होते हैं, लेकिन 10 साल पहले वो कई बार चले गए। उनके बारे में किसी ने कोई भी खबर नहीं सुनी, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो इसका मतलब यह है कि वो ग्रेट ब्लास्ट फैमिली में छुपे हुए हैं। इतना है कि वो सभी लोग भी ब्लड वू से डरते हैं, इसी वजह से वो लोग उस फैमिली में छुप कर बैठे हुए हैं। जुंजी मिस्टर जिंग से कहता है मिस्टर जिंग, तुमने अपनी फैमिली के सीक्रेट भी मुझे इतनी आसानी से बता दिए, लगता है कि तुम्हें मेरे पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तो मिस्टर जिंग जुंजी से कहते हैं इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी आंख बहुत ज्यादा तेज है। मैं किसी भी इंसान को देखकर ही पहचान सकता हूँ कि वो कैसा है। तुम जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें मेरे यंग मास्टर से मिलने के लिए ब्लास्ट फैमिली में जाना होगा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। जुंजी से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है। फिलहाल के लिए मुझे यहीं पर जाना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ड्रीम फैमिली वालों को तुम्हारे ह्यूमन सेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कि तुम लोग वहाँ पर छुपे हुए हो, इसलिए मुझे यहाँ पर ये सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। मुझे ड्रैगन पूल में ही जाना होगा। और वो शुइकियान को अपने साथ लेकर जल्दी से जंप करते हुए वहाँ पर पानी के अंदर चला जाता है। तब मिस्टर जिंग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब वो जुंजी पानी के अंदर चला जाता है तो ऊपर बैठकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। इस तरह तुम बहुत ज्यादा अड़ियल थे, बिल्कुल ये तुम्हारी तरह ही अड़ियल है स्टार्चू। नेक्स्ट सीन इंपीरियल सिटी की गली का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा अमेज हो रहे होते हैं। वो सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं ये कौन है। तो वहाँ पर एक बड़ा सा हाथी होता है, उस हाथी के ऊपर एक मास्टर बैठा होता है। ड्रीम फैमिली का एक एल्डर है। सभी लोग कहते हैं ये तो ड्रीम फैमिली का डिप्टी हेड है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो सभी लोग कहते हैं हमने तो सुना था कि 3 साल पहले ये सेक्युलेशन में कल्टीवेट करने के लिए चला गया था, लेकिन ये सेक्युलेशन से वापस क्यों चला आया है। लगता है कि अब तक तो ये ह्यूमन स्पिरिट लेवल में पहुंच चुका होगा। मास्टर गली में खड़े उन सभी लोगों की तरफ देखता और कहता है ये डायनेस्टी के लोग तो बहुत ज्यादा गरीब और कम कल्टीवेशन वाले हैं। मतलब यह कि हमारी क्लाउड डायनेस्टी बहुत ज्यादा डिक्लाइन में जा रही है। मुझे तो सिटी में सभी लोग यहाँ पर भिखारी और स्काउंडर्स दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मुझे इन सभी लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। वो अपने पास एक पेपर निकालता है, उस पेपर को सामने वाली दीवार के ऊपर फेंक देता है और फिर साथ ही अपने हाथी के ऊपर अपने जोर से पाँव मारता है, जंप करते हुए वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। जब वो जोर के साथ अपने हाथी के ऊपर पाँव मारता है तो उसका हाथी भी वहीं पर मर जाता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने क्या किया, इसने अपने हाथी को ही मार दिया। की पावर इतनी ज्यादा थी कि इसने जंप करने के लिए जब यहाँ पर स्टैंड लिया तो इसका हाथी उसके प्रेशर से मर गया। लेकिन इसने यहाँ सामने वाली दीवार के ऊपर एक नोट छोड़ा है। चलो चल के देखते हैं कि इसने वो नोट क्या छोड़ा है। सभी लोग भागते हुए जाकर उस दीवार के पास खड़े हो जाते हैं और उस नोट को पढ़कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ड्रीम फैमिली वाले ने बाकी की तीनों फैमिलियों के साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट सीन में क्लाउड हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्किन बैठी होती है। मिस्किन कहती है लास्ट नाइट जो भी फाइट हुई थी वो सारी की सारी अभी भी मुझे याद है। मिस्टर सू और मिस्टर जाओ दोनों बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। अभी तक उन लोगों को होश भी नहीं आई। मिस्किन ने सुबह के वक्त यहाँ पर एक नोटिस छोड़ा था। उस नोटिस में लिखा हुआ था कि तुम तीनों को ड्रीम फैमिली के साथ से निकाल दिया गया है, यानी कि तुम तीनों का ड्रीम फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहा। क्या तुम तीनों अभी भी यहाँ पर सोच रहे हो? मुझे बताओ कि तुम लोगों का डिसीजन क्या है। क्या तुम हमारे क्लाउड बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को मर्ज करोगे या नहीं? सामने तीनों फैमिली के तीनों यंग मास्टर बैठे होते हैं। मास्टर सू सबसे पहले उसे कहता है मुझे बदला लेना है। मेरे फादर के साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया है मुझे उसका बदला लेना है। यहाँ पर सू फैमिली का यंग मास्टर होने के नाते आपसे बात करता हूँ, ठीक है? हमारे सू फैमिली का बिजनेस हम आपके बिजनेस के साथ मर्ज करने को तैयार है। उसके बाद हम लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो हुडी जाओ भी वहाँ पर कहता है ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपनी जाओ फैमिली का यंग मास्टर होने के नाते इस बात को एडमिट करता हूँ कि यंग मास्टर जुंजी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मैं यहाँ पर डिफीट मानता हूँ। मैं अपने बिजनेस को तुम्हारे बिजनेस के साथ मर्ज करने के लिए एग्री हूँ। तो मिस्किन से कहती है तुम दोनों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में तुम लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी तुम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जरूर पूरा करोगे और तुम्हारी फैमिलीज को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसके बाद वो चिन्नई लू से कहती है चिन्नई लू तो अब तुम्हारी बारी है। अब अपनी फैमिली के बिहार पर तुम्हें ही फैसला करना है, क्योंकि तुम्हारे डैड तो मर चुके हैं। तो चिन्नई लू उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? तुम्हारी वजह से मेरे फादर पागल हो गए और पागल होने के बाद उनकी मौत हो गई। तुम सभी लोगों ने हमारे लूशे बिजनेस के ऊपर इल्जाम लगाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सभी लोगों का एहसान मानूंगा और तुम लोगों ने मेरी जान बचाई? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बिजनेस को तुम्हारे बिजनेस के साथ मर्ज कर दूं। मैं तुम लोगों को कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे वो बाहर जा रहा होता है उसी वक्त जुई फैमिली का यंग मास्टर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मिस्टर लू प्लीज जरा रुक जाओ। एक समझदार आदमी अपनी किस्मत से फाइट नहीं करता, उसे पता होता है कि उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ है तो वो उस चीज को मान लेता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर इस बात को मान लेना चाहिए। तो चिन्नई लू से कहता है मिस्टर जुई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम भी इन लोगों को ज्वाइन कर रहे हो? तो वो उसे कहता है हाँ मैं भी इन लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ड्रीम फैमिली अब खत्म होने वाली है। तो जुई फैमिली का मास्टर उन सभी लोगों से कहता है अगर सू फैमिली, जाओ फैमिली, लू फैमिली और मेरी जुई फैमिली हम सभी लोग यहाँ पर मर्ज होकर क्लाउड फैमिली के साथ मिल जाते हैं, सभी के बिजनेस मिलकर इंपीरियल सिटी के ऊपर हम लोग राज कर सकते हैं। पूरे का पूरा इंपीरियल सिटी हमारा हो जाएगा। और अगर हमारे ऊपर ड्रीम फैमिली वाले दोबारा अटैक करते भी हैं तो हमारे पास इतनी पावर होगी कि हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सा उनसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि वो दोबारा से काउंटर अटैक करेंगे? मिस कीरू से कहती है मैंने तुम्हें नोटिस के बारे में पूरी बात नहीं बताई। नोटिस के साथ
साथ साथ जिसके ऊपर लिखा था कि तुम तीनों को ड्रीम फैमिली से एक्सपेल किया जाता है, तुम उनके स्टूडेंट से। सिर्फ इतना, बल्कि उन लोगों ने साथ में ये भी कहा है 7 दिन के बाद वो लोग एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन रखने वाले हैं, क्योंकि ड्रीम फैमिली की 300वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाली है। इसी एनिवर्सरी वाले दिन वो लोग एक टूर्नामेंट रखने वाले हैं, जहाँ पर तुम सभी लोग एक दूसरे को चैलेंज कर पाओगे। इंपीरियल सिटी के सभी वॉरियर्स को वहाँ पर इन्वाइट किया गया है, जहाँ तक कि एम्परर टैंक जोसेफ भी वहाँ पर आने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। हम लोग उस कंपटीशन से पीछे कैसे रह सकते हैं, हम लोग वहाँ पर जाकर उनको सबक सिखा सकते हैं। हमारे जुंजी के वापस आने से पहले हमें यहाँ पर आपस में इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि हम लोग वहाँ पर कैसे जाकर फाइट करेंगे। तो चिन्नई लो उन सभी की बातें सुन रहा होता है। वो उन सभी की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है जुंजी ने वाकई में यहाँ पर काफी अच्छा प्लान बना रखा है। तो चिन्नई लो उन लोगों से कहता है अच्छा ठीक है, फिर मेरा बिजनेस भी तुम्हारे बिजनेस के साथ मिलने को तैयार है। लूशु बिजनेस की तरफ से फैसला करता हूँ कि हमारा बिजनेस क्लाउड बिजनेस के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 83 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 84 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहाँ का सीन दिखाते हैं ड्रैगन पूल का, जहाँ पर हमारा जुंजी शुइकियान को अपने साथ लेकर पानी के अंदर जंप कर जाता है। वो दोनों पानी के अंदर जा रहे होते हैं। कहता है मुझे यहाँ पर शुइकियान के एक्यूपंक्चर को सील करना होगा, जिससे उसकी ब्रीदिंग रुक जाए ताकि वो ब्रीथ न कर सके। यहाँ पर पानी के अंदर वो अगर सांस लेगी तो वो मारी जाएगी, लेकिन अगर वो सांस नहीं लेगी तभी वो मारी जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को पास करते हुए डैन के अंदर जाना पड़ेगा। कि मुझे यहाँ पर पर्पल ड्रैगन रे फॉर्मेशन को बाई फोर्स तोड़ना पड़ेगा। तो वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर पर्पल स्नेक आना स्टार्ट होते हैं। जैसे वो सारे पर्पल ड्रैगन उसके करीब पहुंचते हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर शुइकियान बन जाते हैं। तो वो सारे ड्रैगन शुइकियान बन जाते हैं। जुंजी तो पहले इस टेस्ट को पास कर चुका है। अब ये वाला टेस्ट जो होने वाला है ये शुइकियान का है। अब शुइकियान के टेस्ट को पास करने के लिए यहाँ पर शुइकियान के सामने बहुत सारी शुइकियान आ जाती हैं। सभी लोग जुंजी की तरफ देखती हैं और कहती हैं तो जुंजी है। शुक्र है कि जुंजी यहाँ पर वापस आ गया और वो सारी की सारी जुंजी के बारे में बात कर रही होती है। जुंजी कहता है ये क्या, यहाँ पर पर्पल ड्रैगन रे फॉर्मेशन ने यहाँ पर इसी की अपनी फार्म क्यों ले ली है। वो सभी शुइकियान हमारे जुंजी से यही कह रही होती है कि हम लोग कितने लंबे अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम हमें छोड़कर कहाँ पर चले गए थे, तुम वापस क्यों नहीं आए, चलो जल्दी से मुझसे प्यार करो। सभी के सभी ड्रैगन लड़कियां हमारे जुंजी की तरफ आगे बढ़ती है। जुंजी कहता है ये हो क्या रहा है, लगता है कि ये हमारी शुइकियान का इनर डीमन है। जुंजी जब शुइकियान को छोड़ देता है तो उसके मुंह से हवा निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर सांस नहीं ले पा रही होती। उसके एक्यूपंक्चर को उसने सील किया होता है। जुंजी कहता है लगता है कि अब इसको बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी वक्त वो सारी की सारी शुइकियान आगे बढ़ती है और हमारे जुंजी को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे कहती है तुम हमसे बचकर कहाँ पर जाओगे, तुम्हें हमारे पास ही रहना है, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। क्योंकि जुंजी सोच रहा था क्या मुझे यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन को फोर्सफुली तोड़ देना चाहिए या फिर पहले जाकर इस लड़की को बचाना चाहिए। जुंजी आगे बढ़ता है, शुइकियान का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, फिर साथ ही उसके मुंह के साथ अपना मुंह लगाकर उसको सांस देता है। वो उसके मुंह के साथ मुंह लगाकर उसे सांस देता है। वो सारी की सारी ड्रैगन लड़कियां अपने आप वहाँ से गायब हो जाती हैं। कि उसका इनर डीमन यही होता है कि उसे जुंजी से प्यार है और जुंजी उसको किस करे। जुंजी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है शुइकियान का इनर डीमन तो यहाँ पर सिर्फ एक किस से ही हार गया। जैसी वो रे फॉर्मेशन वहाँ पर ब्रेक हो जाती है और उसके बाद डायरेक्टली ट्राइगर डैन के अंदर पहुंच जाते हैं। कियान को होश आती है तो वो उठकर बैठ जाती है और कहती है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ। साइड के ऊपर देखती है तो हमारा जुंजी वहाँ पर होता है। वो कहती है लगता है कि जुंजी ने मेरी जान बचाई है, लेकिन जुंजी वहाँ पर खुद बेहोश पड़ा होता है। साथ ही शुइकियान कहती है लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही जगह पर एक ही साथ क्यों लेटे हुए हैं। फिर साथ ही वो शर्माना चुका देती है और कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यंग कपल यहाँ पर एक मिस्टीरियस केव के अंदर ट्रैप हो चुका है और दोनों एक साथ हैं। इसी के साथ ही उसे अपने चेहरे के ऊपर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहती है मेरे चेहरे को क्या हुआ, चलो चल के देखते हैं। वो साइड के ऊपर पानी होता है तो पानी की तरफ चली जाती है। वो पानी के पास जाकर बैठती है और अपने चेहरे के ऊपर देखती है। जैसे वो चेहरे के पास देखती है तो उसके कान के साइड के ऊपर जहाँ पर उसने बालों से कवर किया होता है उसके नीचे उसका चेहरा जल चुका होता है। वो काफी ज्यादा बुरी दिख रही होती है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और चीख मारती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। इसके साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहती कि क्लाउड जो मुझे इस हालत में देखे वो मेरा जला हुआ चेहरा ना देखे। मेरा चेहरा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। यानी गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लगता है कि मैंने अपने बचपन में जुंजी को बहुत ज्यादा सताया था, इसी वजह से मुझे सबकी सजा मिल रही है। कहीं पर वो बचपन के सीन भी दिखा दिया है कि उसने कहा कि बचपन में वो हमेशा ही जुंजी के साथ बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन जुंजी उससे प्यार करता था, लेकिन जुंजी को उसने कभी भी घास नहीं डाली, जिसकी वजह से जुंजी उससे दूर हो गया। शुइकियान कहती है तो फाइनली मैंने यहाँ पर अपने आप को हौसला दिया था कि मैं दोबारा जुंजी के करीब जा सकूं, लेकिन अब मेरा चेहरा खराब हो गया है तो अब मैं उसके पास बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो शुइकियान का इनर डीमन उसे कहता है मून तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जुंजी तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारी बहन ल्यूजियांग से प्यार करता है, जिससे उसने शादी की है। ये बात वाकई में सच है कि बचपन में ये तुम्हें पसंद करता था, बचपन में ये तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब इस बात का कोई मतलब नहीं रहा। तुमने इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है और उसके बाद तो अब ये तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शुइकियान वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर रोती है और उसके बाद कहती है मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि अगर ये उठ गया तो ये मेरा चेहरा देख लेगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ, जुंजी प्लीज मुझे माफ करना, मैं जा रही हूँ। और फिर से आगे बढ़ती है और हमारे जुंजी को बेहोश हालत में जाकर किस करती है। उसे कहती है हो सकता है कि तुम दोबारा जिंदगी में कभी मेरी इस बात को ना सुन सको, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और उसे आई लव यू बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। यहीं पर उसके
उसके जाने के बाद जुनजी की बॉडी के अंदर से उसका इविल सेल्फ भी निकलता है और कहता है जुनजी मुझे पता है कि तुम भी नहीं चाहते कि शुइकियां तुम्हें छोड़कर जाए, तुम बस ऐसा चाहते हो कि तुम लिu जियांग को डिसअपॉइंट मत करो क्योंकि तुमने उसके मुकाबले में लिu जियांग को चुना था और अगर तुम अब शुइकियांग को भी चुनते हो तो तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दोगे, इसी वजह से तुमने यहाँ पर उसको पीछे हटा दिया है। तो यहाँ पर ये नाटक कर रहे हो कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम प्योर होने का नाटक बंद करो, अब मुझे पता है कि तुम होश में, चलो जल्दी से उठकर बैठ जाओ। वो चली गई है लेकिन कुछ भी नहीं होता, वो गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें कहा ना कि उठकर बैठ जाओ, वो लड़की चली गई है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हमारा जुनजी आगे से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो वाकई में बेहोश होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि जब इस लड़के ने उस लड़की को अपनी सांस दी थी उसके साथ साथ लड़की की बॉडी के अंदर जितनी भी इंजरीज थी वो सारी की सारी इंजरीज इस लड़के ने अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर ली है, इसकी वजह से वो लड़की होश में आ गई है लेकिन ये बेहोश हो गया है। इनर डीमन इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसको एक्टिवेट करता है और कहता है बेवकूफ लड़के क्या तुम मरना चाहते हो, अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ जाकर मरो लेकिन मुझे मत अपने साथ मारो। बेवकूफ लड़के अगर आज तुम यहाँ पर यहीं पर मारे जाते हो तो मुझे इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, अगर तुम्हें मरना है तो फिर मुझे किसी और की बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद मरना। और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमारे जुनजी को उठने में उसकी मदद करता है, तो हमारा जुनजी भी उठकर बैठ जाता है। हमारा जुनजी वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि उस इनर डेविल ने फिर से मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि उसका इनर डीमन भी उसे कह रहा होता है जुनजी तुम कर क्या रहे हो, यहाँ पर मुझे तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने दो। उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और मेरी बॉडी से बाहर निकलो, मैं तुम्हें अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं करने दूंगा। एक सीन में ड्रीम फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रीम फैमिली के मास्टर खड़े होते हैं। ड्रीम फैमिली के मास्टर खबर सुनने के बाद अकेले यहाँ पर आते हैं फैमिली के मार्शल आर्ट अरीना में और वहाँ पर खड़े होकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं इस बीस फायर को पिछले 10 साल से वहाँ पर छुपा कर रखा था ताकि मैं उसको कल्टीवेट कर सकूं, जब वो प्योर हो जाए तो मैं उसे वापस हासिल कर सकूं, लेकिन उस लड़के ने उसको कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लिया, उसे अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया। इसका मतलब यह है कि मैं उसके पास से अब उस बीस फायर को वापस नहीं ले सकता और इस बात से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। और वहीं पर वो एक जबरदस्त चीख मारते हैं, वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारते हैं तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वहाँ पर धमाका होता है। सभी डिसाइपल्स कहते हैं लगता है कि मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है, हमें आज उनके सामने नहीं जाना चाहिए, इसने भी मास्टर को यहाँ पर ऑफेंड किया है, वो तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तो ड्रीम फैमिली के मास्टर स्काई शिन कहते हैं लड़के सिर्फ 7 दिन के बाद यहाँ पर हम लोग एक अरीना मैच रखने वाले हैं और उस चैलेंज मैच में तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी कीमत वहाँ पर चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन हमें जुनजी के इनर वर्ल्ड का दिखाया जाता है। हमारा जुनजी वहाँ पर एनर्जी को कल्टीवेट कर रहा था तो वो इनर वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर उसके पास उसकी मेटासाइकोसिस हीवन बुक होती है। जुनजी कहता है जो तो मेरी मेटासाइकोसिस हीवन बुक है, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आया, मैंने तो अपने रीइंकार्नेशन स्टोन को एक्टिवेट किया ही नहीं। साइड के ऊपर उसका इनर डीमन लेटा होता है, वो उसे कहता है जुनजी ये सब कुछ मैंने किया है और इसी वजह से हम दोनों यहाँ पर रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर आ गए हैं। हमारा जुनजी उसे देखते ही जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है तो तुम हो, वो उसे कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरी सारी कहानी नहीं सुनना चाहोगे, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं कर रहा। इनर डीमन उसे कहता है जहाँ पर तुम्हारे पास फिनिक्स का ब्लड एसेंस है उसके साथ तुम अपनी बॉडी को रिकवर तो कर रहे थे लेकिन वो रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो थी, मैं यहाँ पर बीस फायर को इग्नाइट नहीं करता तो तुम कभी भी अपनी बॉडी को इतनी तेजी के साथ हील नहीं कर पाते, तो तुम मर चुके होते। इस स्टार एक्सप्लोजन की पावर के साथ वो सारे जख्म जो तुमने शुइकियांग की बॉडी से अपनी बॉडी में लिए थे उस सभी की वजह से तुम मर चुके होते। के साथ ही इनर डीमन उसे कहता है मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हुआ हूँ कि तुमने यहाँ पर रीइंकार्नेशन को फेस किया है, यानी कि तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हो। ये सोच रहा था अब इस बात का क्या मतलब है, मेरे इनर डीमन को ये सारी सच्चाई पता चल चुकी है और मेरा इनर डीमन मेरी बॉडी से बाहर भी आ सकता है। इनर डीमन उसे कहता है अब तुम यहाँ पर यंग बनना बंद करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक एंशिएंट मॉन्स्टर हो जिसने हजारों साल की जिंदगी गुजारने के बाद दोबारा रीइंकार्नेशन ली है। जुनजी इसकी बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी तलवार फिर से निकालता और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम बेवकूफ बंदे कहेंगे। इनर डीमन उसे कहता है अच्छा ठीक है बस करो, मैं यहाँ पर सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त कौन सा सवाल चल रहा है, मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब भी पता है। इसी के साथ ही हमारा जुनजी उसकी मेटासाइकोसिस हीवन बुक को उठा लेता है, वो उसे कहता है बस भी करो, तुम मेरी बुक को क्यों उठा रहे हो, इसको मत उठाओ। डीमन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी सारी पावर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? जुनजी उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है? इनर डीमन उसे कहता है इस बुक और इसके साथ तुम्हारे पास जो रीइंकार्नेशन स्टोन है मेरी सारी पावर्स उसी से ओरिजिनेट हो रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि रीइंकार्नेशन के बाद तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को खो चुके हो, तुमने अपनी लास्ट लाइफ में जो भी पावर्स हासिल की थी वो सारी की सारी तुम्हारे पास इस लाइफ में नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी सोचों से बना हूँ इसी वजह से मेरे पास वो सारी की सारी पावर्स हैं, इस वजह से मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम सोच रहे थे कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ। इसके अलावा इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। तुम्हारा जुनजी इसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है हाँ ऐसा हो सकता है, मेरी लास्ट लाइफ में मेरा जो इनर डीमन था वो मेरी लाइफ में काफी ज्यादा आगे आया था, ये काफी वक्त गुजरने के बाद आया था और मैंने उससे बड़ी आसानी के साथ निमट लिया था। उस वक्त मैं काफी स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगता है कि मेरे रीइंकार्नेशन स्टोन ने इस बार मेरे इनर डीमन को एम्पलीफाई कर दिया, इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इनर डीमन हमारे जुनजी से कहता है तो जहाँ पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, मुझसे वो वादा कर देते हो तो मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं करूंगा, जहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प भी किया करूंगा, जब भी कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके तुम्हें अपनी पावर्स दूंगा। जुनजी उसे कहता है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कौन से वादे की जरूरत है? वो उसे कहता है तो क्या तुम्हें वो बंदा याद है जिसका नाम जाओ जिंगटियान था, तुम्हारा पुराना दोस्त? अरे प्रीवियस लाइफ में वो
तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त था और एंड के ऊपर उसने तुम्हारी जान ली थी। जिसे कहता हाँ मुझे वो अच्छी तरह से याद है, उससे मुझे बदला लेना है। जुंजी से कहता है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर प्लानिंग क्या कर रहे हो, तुम्हें उससे क्या चाहिए। केवल जुंजी से कहता है मुझे पता है कि तुम अपनी पिछली लाइफ में उसने तुम्हारी जान ली थी, तो इस बार तुम उसे ढूंढकर उससे बदला जरूर लोगे। बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम उसको मत मारना जब तक कि वो एम्परर लेवल तक नहीं पहुंच जाता। जब वो एम्परर लेवल तक पहुंच जाएगा उसके बाद तो मुझे रिलीज कर देना, मैं उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर फ्रीडम मिल जाएगी और मैं इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरा ये आइडिया कैसा लगा। ये मेरा बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। जिंगटियान तो वैसे ही मारा जाएगा क्योंकि मैं उसकी सोल के ऊपर कब्जा कर लूंगा, तो उसकी बॉडी मेरी हो जाएगी। तो जुंजी से कहता है जबकि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम की जरूरत है तो फिर ठीक है, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ। वो उसे कहता हाँ क्यों नहीं, तो उस बंदे ने तुम्हारी जान ली थी तो उसने तुम्हें धोखा दिया था, इसी वजह से उसका मरना तो बनता है। तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करोगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तुम्हारी हेल्प होगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 84 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंजी ड्रीम फैमिली वालों के उस चैलेंज अरीना में जाएगा जहाँ पर वो सभी लोगों को पीटने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ग किंग के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी का इनर डीमन उसे कहता है तुम अपने उस दुश्मन को जिससे तुम बदला लेना चाहते हो ज़ाओ जिंगटियान, उसको मारना मत बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर मुझे कंट्रोल करने दो, तो उसकी सोल खत्म हो जाएगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मुझे भी फायदा हो जाएगा। हमारा जुंजी इस एपिसोड की शुरुआत में उसे कहता है लेकिन लास्ट लाइफ में तुमने मुझसे ये तो नहीं कहा था। लास्ट लाइफ में तुमने मुझे ये कहा था कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। तुमने अब ये सोच छोड़ दी है। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किस चीज ने फोर्स किया है तुम्हें अपनी सोच को बदलने पर। तो इवल जुंजी उसे कहता है क्योंकि तुम रीइनकार्नेटेड इंसान हो, इसी वजह से तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पिछली लाइफ में मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सका तो इस बार कैसे कर पाऊंगा। इसी वजह से मुझे यहाँ पर इस दुनिया में दूसरी सेकंड बेस्ट बॉडी को चूज करना होगा। इस वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे उसकी बॉडी चाहिए और मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि कैसे तुम उससे बदला लेते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करने की बजाय किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर कब्जा करना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। जुंजी से कहता है तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। सेल्फ उसे कहता है जब मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ दूंगा तब तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास इवल थॉट्स नहीं होंगी, इसी वजह से तुम आसानी से बैठकर कल्टीवेट कर पाओगे। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम दोबारा से एम्परर लेवल तक पहुंच सकते हो या फिर एम्परर लेवल से भी ज्यादा हायर लेवल तक पहुंच सकते हो। तुम एक हुनजान एम्परर बन सकते हो। ये वहीं पर रुक जाता और कहता है हाँ एक सुप्रीम एम्परर। अपनी लास्ट लाइफ में मैंने पूरे 1000 साल तक एम्परर बनने के लिए इस चीज को सर्च किया था लेकिन मैं कभी भी अपनी कल्टीवेशन को इस लेवल तक नहीं पहुंचा सका। मैं सुप्रीम एम्परर नहीं बन पाया। तुम्हें क्या लगता है कि इस लाइफ में मैं सुप्रीम एम्परर बन पाऊंगा। मुझे कहता है अगर तुम ये सब कुछ सच कह रहे हो तो फिर मैं एक बार तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। हमारी ये डील हुई। इवल जुंजी अंदर से सोच रहा होता है यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील कर दिया, जैसे तुम यहाँ पर अपनी गार्ड डाउन करोगे यानी कि तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर से हट जाएगा, उसी वक्त मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। क्योंकि ज़ाओ जिंगटियान की बॉडी तुम्हारी बॉडी की तरह परफेक्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए। जबकि हमारा जुंजी भी सोच रहा होता है लगता है कि मेरे इवल सेल्फ को भी सुप्रीम एम्परर की मिस्ट्रीज के बारे में कुछ पता है। एक बार मैं ब्लड वू से निमट लूं उसके बाद मैं इसको कम्प्लीटली डिसअपियर कर दूंगा, इसे अपनी बॉडी के साथ इंटेग्रेट कर दूंगा और इसकी पावर भी मेरी हो जाएगी। जुंजी अपने रीइनकार्नेशन स्टोन से बाहर निकलता और कहता है तो सबसे पहले तो शुइकियान की इंजरी से निमटते हैं, सबसे पहले उसे हील करते हैं। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है तो शुइकियान वहाँ पर नहीं होती। वो कहता है वो कहाँ पर चली गई है, वो यहीं पर थी, उसे यहीं पर होना चाहिए था, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। तो वहाँ पर उसे एक नोट मिलता है, वो उस नोट को उठाता है तो उसके ऊपर लिखा होता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे ढूंढने के लिए मत आना। तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बिल्कुल भी नहीं बचानी चाहिए थी। हालांकि तुम यहाँ पर मुझे माफ कर सकते हो लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे साथ और अपनी छोटी बहन के साथ जो कुछ भी किया है उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना और मेरी लास्ट वर्ड ये है मुझे कभी भी ढूंढने के लिए मत आना और मेरी उम्मीद है कि तुम और मेरी बहन हमेशा खुश रहो। 7 दिन के बाद हमारा जुंजी ड्रैगन पूल के अंदर से बाहर निकलता है। वो अपने दोनों पंखों के साथ वहाँ से बाहर निकलता और कहता है टाइगर केव के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा थी। मुझे लगा ही था कि वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो वहाँ पर कल्टीवेट करने सिर्फ 7 दिन में मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। मैं अर्थ स्पिरिट रॉ में पहुंच चुका हूँ। जुंजी यहाँ पर अभी भी शुइकियान के बारे में सोच रहा था। जुंजी कहता है पता नहीं वो लड़की कहाँ पर चली गई होगी, वो बहुत ज्यादा स्टबर्न है। अगर मैं उसे ढूंढने के लिए चला भी गया तब भी वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं आने वाली, तो फिलहाल के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, खुद ही वापस आ जाएगी। मुझे लगता है कि मिस किन ने अभी तक मेरा काम कर दिया होगा। उसने 5 बड़ी फैमिलीज को अपने लिए मर्ज कर लिया होगा, यानी कि उसने हमारे क्लाउड बिजनेस के साथ उन 5 बड़ी फैमिलीज को मर्ज करके एक बड़ा बिजनेस बना दिया होगा। मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अच्छे से बिजनेस कर सकती है। कहता है लास्ट टाइम के बाद से मेरी तलवार बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हुई है, मुझे यहाँ पर अपने वेपन को दोबारा से फोर्ज करना होगा। यहाँ पर एक अच्छा वेपन चाहिए, इसके लिए मुझे काइजर स्नो के पास जाना
होगा। शुंजी मिलिट्री फौज बेस के ऊपर जाता है। जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शुंजी कहता है यहाँ पर तो गलियों में भी कोई भी नहीं है और यहाँ पर इस घर में भी कोई भी नहीं है। वो चलाकर कहता है मिस्टर स्नो कहाँ पर हो, क्या कोई है यहाँ पर? साइड के ऊपर से आवाज आती है किसी लड़के के चलाने की। शुंजी कहता है ये तो स्नो की आवाज है। जल्दी से भागता हुआ वहाँ पर जाता है। वो जैसे वहाँ पर झाड़ियों में से निकलता है, स्नो पानी के अंदर बैठी नहा रही होती है और उसके सामने एक मेंढक होता है जिसे देखकर वो डर रही होती है। शुंजी जैसी झाड़ियों में से बाहर निकलता है वो सामने की तरफ देखता है, ब्रेक नहीं लगा पाता और मिस स्नो के ऊपर गिर जाता है। मिस स्नो कहती है ठरकी इंसान कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो शुंजी के पीछे लग जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या मेरे पर नजर रखने के लिए आए थे? तुम यहाँ पर मुझे नहाता हुआ देखने के लिए आए हो। कहा था कि तुम्हारी एक वाइफ है और तुमने मेरे दादाजी से ये भी कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर तुम मेरे पर पीपिंग करने के लिए आए हो। शुंजी से कहता है जरा रुको मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। वो उसे कहती है बकवास बंद करो, मैंने यहाँ पर तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। और साथ ही वो उसे एक जबरदस्त किक मारती है जिससे हमारा शुंजी वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसे मारने पीटने के बाद वो उसे वहाँ पर बंस बनाकर देती है और कहती है चलो खाओ इसे। तो कहती है तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तुम अर्थ स्पिरिट राम के 3rd लेवल तक पहुंच चुके हो। हमारा शुंजी से कहता है मुझे एक बात तो बताओ, आज इंपीरियल सिटी में कोई भी नहीं है, गलियां खाली पड़ी हैं और तुम्हारे इस 4G बेस के ऊपर भी कोई भी नहीं है, सभी लोग कहाँ पर हैं? तो असल में यहाँ पर स्नो को भी इस बारे में नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। स्नो के दादाजी उसे कह रही होती हैं कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा महीना एक घर के अंदर ही बैठी रहोगी, चलो जल्दी से मेरे साथ बाहर आ जाओ। तुम अपने रूम से बाहर नहीं आती। उसे कहती है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो सारा महीना घर पर ही थी। शुंजी उसे कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हारे दादाजी से मदद लेने के लिए आया था, मुझे एक वेपन फोर्ज करना है और मुझे उनकी मदद चाहिए। स्नो से कहती है ग्रैंडपा यहाँ पर नहीं है, खाना खाने के बाद यहाँ से दफा हो जाना, तुम्हें मैं यहाँ पर देखना नहीं चाहती, वरना कभी भी यहाँ पर नहीं आना। शुंजी सोच रहा होता है जबकि मिस्टर स्नो यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने आप से यहाँ पर एक वेपन फोर्ज कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है। शुंजी से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्नो से कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए था। शुंजी कहता है मैं एक वेपन फोर्ज करने वाला हूँ, फोर्जिंग के दौरान मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि दरवाजे के ऊपर रहकर मुझे गार्ड करना। स्नो गुस्से की सबसे कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई बॉडी गार्ड हूँ? साथ ही वो उसकी पॉइंटेल को खींचते हुए कहती है तुम हमारे फोर्जिंग इक्विपमेंट्स को यूज नहीं कर सकते, ये एडवांस इक्विपमेंट्स हैं जो कि आर्मी के हैं, तुमने इनको खराब कर दिया तो मैं ग्रैंडपा को क्या जवाब दूंगी? शुंजी अपने पास से एक बुक निकालता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो, ये लो ये एक बहुत ही अच्छा स्किल है, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, इस मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन टेक्निक को यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट करो, मैं यहाँ पर तुम्हें रिवार्ड के तौर पर देने वाला हूँ। और साथ ही वो दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है जबकि मिस स्नो वहाँ पर वो बुक को फेंक देती है और कहती है चलो जल्दी से बाहर निकलो, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तुम्हें यहाँ पर फोर्जिंग इक्विपमेंट्स को यूज करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखती है जहाँ पर उसने बुक को फेंका था, जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ पर फर्श भी जम जाता है। स्नो कहती है ये तो एक होली लेवल का स्किल है, फ्रीजिंग आइस फार्मूला, लड़के ने मुझे इतना पावरफुल स्किल ऐसे ही दे दिया और इस स्किल की इतनी ज्यादा पावर है कि इस बुक के साथ ही वहाँ का ग्राउंड भी जम गया है। स्नो उस बुक को वहीं पर ओपन करके बैठ जाती है और कहती है तो फिर ठीक है, मैं दरवाजे के ऊपर बैठकर यहीं पर इसे प्रोटेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट सीन हमें अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रीम फैमिली वाले चैलेंज कर रहे हैं। फैमिली का यंग मास्टर ब्लैंक जिन यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को चैलेंज कर रहा होता है, स्पेशली यहाँ पर कैम्सिस फैमिली के बच्चों के साथ वो फाइट कर रहा होता है। तो वो कैम्सिस फैमिली के कोड डिसाइपल को बड़ी आसानी से हरा देता है और उन सभी से कहता है कैम्सिस फैमिली के लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तुम में से कोई और क्या मुझे चैलेंज करना चाहेगा, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। स्टेज के ऊपर ड्रीम फैमिली के एल्डर और उनके साथ साथ ड्रीम फैमिली के मास्टर बैठे होते हैं। तो डिप्टी लीडर कहते हैं हालांकि ब्लैंक मेरा स्टूडेंट है, पिछले 3 साल से जब मैं सर्कुलेशन में था तब से उसकी कल्टीवेशन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको बहुत ही अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया है। से कहते हैं हाँ ये बात तो सच है कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है, लेकिन पिछले 3 साल से जनरल ब्लड वू की एफर्ट्स की वजह से ब्लैक जिन ने यहाँ पर ये सब कुछ अचीव किया है। जनरल वू खुद भी यंग स्टेज तक पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद वो निर्वाणा स्टेज पर पहुंच जाएंगे। डिप्टी लीडर उसे कहते हैं हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, ब्लड वू की वजह से इसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसी वजह से इसने इंपीरियल सिटी के सभी वॉरियर्स को चैलेंज किया है और ये सभी से फाइट कर सकता है। एंगजिन अरीना के कॉर्नर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और तीनों यंग मास्टर्स की तरफ देखता और कहता है जबकि तुम्हारा मास्टर बदल चुका है लेकिन ये कचरा तो हमेशा कचरा ही रहता है, इससे पहले तो मैं यहाँ पर क्लाउड चू को मारूंगा और उसके बाद तुम तीनों की बारी आएगी, तुम तीनों को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। कई बार उसे एक मैसेज दिया जाता है, उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर बाकी के सभी कचरों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिस फैमिली के बच्चों को चैलेंज करो और बुरी तरह से उन्हें पीटो ताकि जुंजी यहाँ पर आए। वो उसे कहता है ठीक है डैड मैं ऐसा ही करता हूँ। तो वहाँ पर खड़ा होकर कहता है तो क्या तुम सभी लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो कि यहाँ पर मुझे चैलेंज कर सके, कि कैम्सिस फैमिली में बहुत सारे डरपोक भरे हुए हैं। तो वो सभी लोग वहाँ पर खामोश होकर उसकी बातें सुन रही होती है। ब्लैंक कहता है लगता है कि यहाँ पर मुझे नाम पुकार कर तुम सभी को चैलेंज के लिए इनवाइट करना पड़ेगा, तो लोग भी ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम पुकारता हूँ। उसके बाद वो ड्रीम फैमिली के कोड डिसाइपल्स को चैलेंज करना स्टार्ट करता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि ड्रीम फैमिली वालों का असल मकसद यहाँ पर कैम्सिस फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैम्सिस फैमिली के बच्चों को ही चैलेंज करके बुला रहा है। बाकी की तीनों फैमिलीज में से कोई भी यहाँ पर इनके साथ इंटरफियर नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें बताया कि उनका इंजाम भी बुरा होगा, वो ड्रीम फैमिली के खिलाफ जाएंगे। यहाँ पर कैम्सिस फैमिली के कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं जुंजी को क्या
जरूरत पड़ी थी इनको ऑफेंड करने की, उसने हम सभी को भी यहाँ पर फंसा दिया है। तो वक्त ब्लैंक शीन अपनी कीड़ों की पावर को यूज करते हुए उस लड़के को उठा लेता है और उसको उठाने के बाद अपने कीड़ों के साथ उस बेचारे को वहीं पर मार देता है और कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो, चलो जल्दी से जुंजी को यहाँ पर बुलाओ, तुम में से आगे कौन है, कौन यहाँ पर आने वाला है। तो मोटू भी उसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो भी एक कोल्ड डिसाइपल है। वो कहता है तुमने अपनी हद पार कर दी है। तो उसी वक्त वंडर हुआ आगे बढ़ता है और उससे कहता है मोटू मुझे वहाँ पर जाने दो, मुझे इससे फाइट करने दो। मोटू भी उसकी बात से काफी हैरान होता है। वंडर हुआ उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मैं जुंजी को पसंद नहीं करता, लेकिन वो हमारी कैम्सिस फैमिली का कोल्ड डिसाइपल है। कैम्सिस फैमिली का कोल्ड डिसाइपल होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने जूनियर ब्रदर के लिए जहाँ पर फाइट करूँ। वंडर हुआ जल्दी से जंप करता हुआ अरीना में चला जाता है और उसे कहता है मेरा नाम वंडर हुआ है, मैं कैम्सिस फैमिली का एक कोल्ड डिसाइपल हूँ, प्लीज यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो। वंडर हुआ के डैड भी वहीं पर होते हैं। वंडर हुआ के डैड जिसका नाम रिवर हुआ है वो कहते हैं ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, ये यहाँ पर एनिवर्सरी के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। जबकि ड्रीम फैमिली के अल्टर भी उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर इस बारे में नहीं जान सकते कि मेरा रियल प्लान क्या है। ऊपर की स्टेज का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर एम्परर जोसेफ टैंग बैठे होते हैं। जोसेफ टैंग वहाँ पर बैठे होते हैं और उनके पास उनके सोल्जर्स भी होते हैं। एक बंदा उनके पास आता है और कहता है कि डॉक्टर ने आपके लिए एक मशवरा भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि अगर ड्रीम फैमिली वाले यहाँ पर इस चैलेंज को जीत जाते हैं, इस कंपटीशन को जीत जाते हैं, तो आपकी जान को यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी वापस चले जाना चाहिए, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो की सलाह माने और मेरे साथ वापस आए, हमें वापस चलना है, हम पैलेस में चलते हैं। जोसेफ टैंग उसे कहते हैं वो जैन जैंग वो तो मेरा डॉक्टर है, लेकिन वो हमेशा इसी तरह की बातें करता है, उसे पता है मेरी कंडीशन कैसी है और मुझे भी पता है मेरी कंडीशन कैसी है। कहो कि वो एक डॉक्टर है, उसे मेरा सलाहकार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे कहाँ पर जाना और क्या करना है ये उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसे कहो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मेडिसिन ही बनाता रहे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 86 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एम्परर के पास उनका मशवरा करने वाला बंदा आता है और उनसे कहता है आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको वापस आ जाना चाहिए, कि ड्रीम फैमिली वाले अगर इस कंपटीशन को जीत सकते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि एम्परर से कहते हैं जाओ जाकर मेरे डॉक्टर से कहो कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेडिसिन का ध्यान रखे, उसे यहाँ पर मुझे मशवरे देने की जरूरत नहीं है। कहीं पर कुछ असैसिन्स को भी दिखाते हैं जो कि इसे मारने के लिए यहीं पर छुपे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, हमें मास्टर ने बताया था टैंक बहुत ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो बीमार है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा सेहतमंद लग रहा है। हमारी इन्फॉर्मेशन गलत थी, यहाँ पे ये बंदा कोई सब्स्टिट्यूट है, एम्परर की जगह पर कोई और यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। दूसरा बंदा उसे कहता है लेकिन मास्टर का मैसेज कैसे गलत हो सकता है, मास्टर ने इस बात को कंफर्म किया है कि एम्परर जोसेफ टैंग ही यहाँ पर आया है। दूसरा उसे कहता है तो फिर बताओ कि हमें आगे क्या करना है, क्या हम लोग किसी को मार डालें। वो लोग कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग यहीं पर छुपकर सिचुएशन का जायजा लेते हैं, जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि यही रियल एम्परर है हम इसे निकलकर मार डालेंगे। जबकि एम्परर भी वहाँ पर बैठा ये सारा कंपटीशन देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें फिर से सोल्जर पवेलियन का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस स्नो बाहर बैठी कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है जी तो वाकई में एक होली लेवल का स्किल है, जैसे जैसे मैं इसको पढ़ती जा रही हूँ ये काफी ज्यादा अच्छी है, मैं इसके फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी हूँ, स्पिरिचुअल सी पहले से ज्यादा प्योर हो चुका है। यानी क्लाउड चू अंदर क्या कर रहा होगा, वो पता नहीं अंदर क्या कर रहा है। तो हमारा शुंजी अंदर एक वेपन को फोर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है। शुंजी कहता है लास्ट टाइम ड्रैगन पी की केव के अंदर से मुझे एक स्वर्ड मिली थी जो कि MFG स्टोन से बनी थी। वो वाला स्टोन तो काफी ज्यादा अच्छा था और उसके साथ मैंने अपनी तलवार को अपग्रेड भी किया था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर अपनी तलवार को अपग्रेड करना होगा ताकि मैं इसे किंग लेवल का वेपन बना सकूं। किंग लेवल का वेपन बनाना इतना भी आसान काम नहीं है, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी और मुझे यहाँ पर किसी न किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो मिसिंग है। हालांकि मेरे पास काफी सारे मटेरियल्स हैं। वहीं पर जोर जोर से थोड़ा मारते हुए उसके हाथ के ऊपर चोट लगती है जिससे ब्लड का एक ड्रॉप उसकी तलवार के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही वो ब्लड ड्रॉप उसकी तलवार पर गिरता है तो उससे जबरदस्त एनर्जी निकलती है। शुंजी कहता है अब मुझे याद आया ब्लड के अंदर फीनिक्स का एसेंस है, अगर मैं अपने फीनिक्स के ब्लड एसेंस को इसमें डाल देता हूँ अपने वेपन के अंदर तो उसे किंग लेवल का वेपन बन सकता है। मेरे ब्लड के अंदर न सिर्फ फीनिक्स का ब्लड एसेंस है बल्कि इसके साथ बीस्ट फायर भी शामिल है। शुंजी अपने हाथ में अपना नाइफ पकड़ता है और इसी के साथ ही वो अपनी कलाई के ऊपर कट लगाता है और उस कट लगाने के साथ ब्लड बहाकर उस तलवार के ऊपर डाल देता है। जैसे वो तलवार के ऊपर ब्लड डालता है तो कमरे के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है क्योंकि उसने यहाँ पर एक किंग लेवल का वेपन बना लिया है। जब वो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी भी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी में फैलने वाली है। दूसरी तरफ कभी सीन दिखाते हैं जहाँ पर ब्लैक शिन बड़ी आसानी के साथ अपनी फाइट को जीत रहा होता है तो वो वंडर हुआ को बड़ी आसानी से हरा देता है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ हटाता है, फिर साथ ही वो अपने पास एक बाला निकालता है और उस बाले को वंडर हुआ की तरफ फेंक देता है जो कि जाकर सीधा उसे लगने लगता है। जैसे वो बाला उसकी तरफ जा रहा होता है उसी वक्त उन्हें जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसका जो कीड़ों से बना हुआ बाला होता है तरुआ की बॉडी के साथ पहुंचने के साथ ही वहीं पर डेसिपेट हो जाता है, यानी कि वो सारे के सारे कीड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो बाला डिस्ट्रॉय हो जाता है। वंडर हुआ की जान जहाँ पर बच जाती है और वो सभी लोगों को जो प्रेशर महसूस होता है कहता है ये प्रेशर तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, हम लोग तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहे। जो बड़े बड़े मास्टर्स होते हैं उन सभी को ये बात पता होती है। वो लोग कहते हैं ये वाला ऑरा
ये ओरा तो एक किंग का ओरा है। मास्टर लिन भी यहीं पर होते हैं। मास्टर लिन कहते हैं जब ह्यूमंस की तरफ से यहाँ पर कुछ एनोमलीज होती हैं तब किंग वेपन अपीयर होते हैं। 50 वाइस लीडर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो एक किंग वेपन है, लेकिन काइजर स्नो तो यहाँ पर है, फिर ये किंग वेपन किसने बनाया होगा? उसके पास इतनी पावरफुल फोर्जिंग टेक्निक है कि जो कि फोर्जिंग को करते हुए यहाँ पर एक किंग लेवल का वेपन बना सके। हमारी क्लाउड डायनेस्टी का ये तीसरा किंग लेवल का वेपन है। कि मास्टर काइजर स्नो को पता होता है, वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। क्योंकि सभी लोग भी कहते हैं हाँ सिर्फ एक इंसान हो सकता है, क्लाउड चू, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। जोसेफ टैंक यानी कि एम्परर भी इसी बारे में सोच रहा होता है और कहता है हमारी डायनेस्टी में तीसरा वेपन अपीयर हुआ है, एक किंग लेवल का वेपन। एक वेपन कैम्सिस फैमिली के पास है, दूसरा वेपन ड्रीम फैमिली के पास है और तीसरा अब एक और अपीयर हो चुका है। मैं इस वेपन को यूज कर पाऊँ तो मैं यहाँ पर अपनी डायनेस्टी में शांति ला सकता हूँ। अगर मैं इसको यूज नहीं कर पाया तो हमारी क्लाउड डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर हंगामा मचा होता है। इसी वजह से वहाँ पर जो असैसिन्स होते हैं वो स्मोक बॉम्ब्स को वहाँ पर फेंकते हैं। तो गार्ड्स होते हैं वो वहीं पर स्मोक बॉम्ब की स्मोक को सूंघने के बाद बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होने के बाद जोसेफ टैंक कहता है लगता है कि ये वक्त आ चुका है, ये सभी लोग मेरे पर अटैक करने के लिए रेडी हैं। तो वो असैसिन उसे कहते हैं जोसेफ टैंक तुम पिछले कई सालों से एक एम्परर बनकर यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो, तुम्हारा टाइम पूरा आ चुका है, बस भी करो। जनरल वो बहुत ही जल्दी वापस आने वाले हैं, ये अब एम्परर के चेंज होने का वक्त है, हमारी क्लाउड डायनेस्टी को एक नया एम्परर चाहिए और तुम्हें मरना होगा। और वो जोसेफ टैंक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जबकि नेक्स्ट सीन में फिर से सोल्जर पवेलियन का दिखाया जाता है। मिस स्नो जो कि कल्टीवेट कारी होती है क्योंकि सबके बहुत ज्यादा करीब होती है, वहाँ से जो प्रेशर निकलता है उसकी वजह से वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। वो पीछे की तरफ देख दिया है तो उनका पूरे का पूरा सोल्जर पवेलियन ही बर्बाद हो चुका होता है। देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो भागती हुई अंदर आती है और कहती है क्लाउड क्लाउड क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? शुंजी अपने हाथ में एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा होता है और कहता है ये मेरा पहला किंग वेपन है, जबकि मेरे पास मेरा किंग वेपन आ चुका है तो मैं इसे यहाँ पर एक नया नाम देता हूँ कि ये फिनिक्स की एसेंस और बीस्ट फायर से बना है तो मैं इसे नया नाम दूंगा। मैं इसके बाद इसे फायर क्लाउड कहूंगा। तब वो उसे फायर क्लाउड कहता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। शुंजी उसके साथ लाड करना शुरू कर देता है और कहता है मुझे पता था तुम्हें अपना नाम पसंद आएगा, आज के बाद तुम्हारा नाम फायर क्लाउड है। जबकि स्नो दूर खड़ी ये देख रही होती है और कहती है जरा देखो तो सही अपनी तलवार से किस तरह प्यार कर रहा है, तुम्हें तो इसी से शादी कर लेनी चाहिए, इसे अपनी वाइफ बना लो। इसी वक्त एक पंछी उड़ता हुआ वहाँ पर आता है। मिस स्नो कहती है जो तो मेरे ग्रैंडपा का भेजा हुआ पंछी है, लगता है कि उन्होंने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है। तो वो उसके सामने उंगली करती है तो ग्रैंडपा का पंछी उसकी उंगली के ऊपर बैठ जाता है और उसे कहता है इसी वो पंछी उसकी उंगली के ऊपर बैठता है तो वो फिनिक्स हुआ होती है। वो कहती है जो तो फिनिक्स हुआ है। फिनिक्स हुआ गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है फरोज तुम वहाँ पर घर के ऊपर बैठी क्या कर रही हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ। जबकि यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। फ्लैंकशीन हमारे शुंजी को चैलेंज करना चाहता है जिसकी वजह से वो अपना सारे का सारा गुस्सा कैम्सिस फैमिली के बाकी के डिसाइपल्स के ऊपर उतार रहा है। बहुत सारे कोर डिसाइपल्स उससे फाइट करके हार चुके हैं। तो शुंजी तुम्हारे पास है तो उसे जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ, उसे कहो कि उसे आकर ब्लैंकशीन से फाइट करनी है। फिनिक्स हुआ उसे कहती है चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे लगता है कि हम दोनों अपने कंबाइंड स्किल्स को यूज करते हुए ब्लैंकशीन को हरा सकते हैं, अगर तुम अकेली हो तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। शुंजी उस पंछी को पकड़ लेता है और उसे कहता है लगता है कि ड्रीम फैमिली वालों ने यहाँ पर एक बहुत ही जल्दी काउंटर अटैक को तैयार किया है तो चलो फिर जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी वहीं पर हो और ये किंग लेवल का वेपन भी तुम्ही ने बनाया होगा। शुंजी उसे कहता है हाँ मैं यहीं पर हूँ, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और हमारा शुंजी स्नो को पकड़ता है और उसे पकड़कर खिड़की में से बाहर की तरफ जंप लगाता है, साथ ही अपने पंख निकालता है और उड़ना स्टार्ट करता है। वो उसे कहती है मुझे नीचे उतारो। शुंजी कहता है इस तरह ज्यादा फास्ट रहेगा, हम लोग बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट सीन फिर से एम्परर का दिखाया जाता है। एम्परर जो कि अपनी चेयर के ऊपर बैठा होता है, वो असैसिन उसे कहते हैं जनरल ब्लड वो वापस आने वाला है, वजह से हमें एम्परर को चेंज करना होगा, बहुत ही जल्दी हमारा एम्परर बदलने वाला है। वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। एम्परर उसी वक्त उठकर वहाँ से साइड पर हट जाता है, उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। दूसरा असैसिन उसे कहता है एम्परर जोसेफ टैंक मुझे बताओ क्या तुम्हें बुरा लगता है, क्या तुम्हें इस बारे में सोचकर बुरा लगता है कि जब तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया गया था, अकेला एक बच्चा जिंदा बचा था, फिर उस वक्त भी तुम्हारी जो टर्मिनल इलनेस नहीं होती, तुम उस वक्त इतने कमजोर नहीं होते, जनरल ब्लडवू ने तुम्हें भी उस वक्त मार दिया होता। तुम तो ये सोचकर ही हैरान है कि तुम एक डिसेबल पर्सन हो, तुम एक बीमार इंसान हो, लेकिन तुम अभी तक सर्वाइव कर पाए हो, तुम अभी तक जिंदा हो। वो उसे पीछे से पकड़ लेता और अपने नाइफ को उसकी चेस्ट के अंदर नंसा कर कहता है तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर से सीधा हेल में भेजने वाला हूँ। लेकिन उसने नाइफ उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं दंसता। एम्परर जोसेफ टैंक उसे कहता है मेरी डायनेस्टी में पूरे 4 लाख लोग हैं, 4 लाख लोगों का भविष्य मेरे सर के ऊपर है, क्या तुम्हें लगता है कि उन सभी की वजह से मुझे यहाँ पर मौत से डर लगता है? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मुझे तुम सभी लोगों को मारना भी पड़े तो मैं तुम सभी को मार सकता हूँ। और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ गिरा देता है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तो बीमार था, ये कमजोर था, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई है। एम्परर अपनी बॉडी के अंदर से उस नाइफ को भी बाहर निकालता और कहता है तुमको क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से मुझे मार सकती हो, मैं एक एम्परर हूँ। वो अपने हाथ में नाइफ को लेकर उनकी तरफ घुमाकर फेंकता है। एक ही नाइफ के साथ वो तीनों
असैसिन्स की गर्दन काट देता है और वो तीनों असैसिन्स वहीं पर गिर जाते हैं। एम्बरर दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर अब ज्यादा एक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। करे कि ह्यूमन सेक्टर वालों ने मुझे ये मैजिक आर्मर दिया था, ये मैजिक क्रिस्टल आर्मर बहुत सा स्पेशल है, वरना मैं अब तक मर चुका होता। पर जोसेफ टैंक कहता है मैं तो यहाँ पर कैम्सिस फैमिली के मास्टर स्काईजिन को टेस्ट करने के लिए आया था। मुझे भी लगा था कि ये जनरल ब्लडवू के साथ मिला हुआ है, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे मारने में इतनी ज्यादा जल्दी करेगा। अब तो ये बात साबित हो चुकी है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जनरल ब्लडवू के वापस आने से पहले ही मुझे इन सभी से निमटना होगा। सीन फिर से अरीना का दिखाते हैं तो मोटू भी वहाँ पर फाइट करते हुए फाइट को हार जाता है, तो वो बड़ी आसानी से मोटू को हरा देता है। फ्लैंक्शिन उसे कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम सभी लोग कैम्सिस फैमिली के कोर डिसाइपल हो, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारी कैम्सिस फैमिली में और कोई भी डिसाइपल नहीं बचा, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो आगे बढ़ता है, जाकर मोटू के सर के ऊपर अपना पाँव रखकर उसे नीचे की तरफ दोबारा स्टार्ट करता है। कहता है सभी लोगों को यहाँ पर ये बात मान लेनी चाहिए कि क्लाउड चू के अलावा बाकी के सभी लोग जो कैम्सिस फैमिली के डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा रबिश हैं। मोटू इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसको टांग से पकड़ता है, इसी के साथ उसे पंच मारने लगा है। वो उसे कहता है अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैम्सिस फैमिली की इंसल्ट करने की। ब्लैंकशिन भी अपने पास से अपना बाला निकालता और कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारी फिस्ट ज्यादा फास्ट है या फिर मेरा बाला ज्यादा फास्ट है, और वो बाले को वहीं पर फेंकता है जिससे क्या है मोटू पीछे की तरफ गिर जाता है। मोटू पीछे की तरफ गिरता है, उसी वक्त वहाँ पर फीनिक्स सुआ जंप करते हुए आ जाती है और कहती है हिम्मत कैसे हुई कैम्सिस फैमिली के डिसाइपल्स के बारे में ये सब कुछ बात करने की। तुम्हें क्या लगता है कि कैम्सिस फैमिली के डिसाइपल्स यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकते? क्योंकि फीनिक्स सुआ को भी अच्छी तरह से पता होता है कि वो इसे अकेले फाइट नहीं कर सकती। वो सोच रही होती है मैं अकेले से फाइट नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यहाँ पर इनको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि जब यहाँ पर जुंजी आ रहा है और थोड़ा टाइम बाई करने के लिए उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो ब्लैंकशिन कहता है तो कैम्सिस फैमिली की दो खूबसूरत लड़कियों में से एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर आ चुकी है, क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक पाओगी? अपनी स्ट्रिंग्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, जबकि वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, अपने बाले को घुमाते हुए उसकी स्ट्रिंग्स को वहाँ पर काट रहा होता है। वो अपनी बॉडी को उसकी स्ट्रिंग्स के साथ लिपटने से बचा सके। तो वो उसे कहता है फिनिक्स हुआ तुम्हारी दूसरी दोस्त कहाँ पर है? ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब तुम दोनों अपने स्किल्स को कंबाइन करती हो तब तुम मुझे आसानी से हरा सकती थी, लेकिन अब तुम्हारे पास अकेले कोई भी चांस नहीं है। अपने बाले को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि फिनिक्स हुआ जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है और इसी के साथ ही स्ट्रिंग्स को वहाँ पर एक्टिवेट करती है। वो अपनी सारी स्ट्रिंग्स के साथ उसकी पूरी की पूरी बॉडी को वहाँ पर लपेट लेती है और कहती है अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, अब तुम नहीं बचोगे, अपनी स्ट्रिंग्स के साथ तुम्हारी बॉडी के बहुत सारे पीसेस कर दूंगी। जैसे ही वो अपनी स्ट्रिंग्स को टाइट करती है तो उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर कट जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक डॉपलगैंगर होता है जो कि कीड़ों से बना होता है। वो उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो, तुम्हें कैम्सिस फैमिली में नहीं होना चाहिए, जितनी तुम खूबसूरत हो क्यों ना तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ। तो तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाती हो तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है जिससे फिनिक्स हुआ भी वहीं पर गिर जाती है। फिनिक्स हुआ भी यहाँ पर अपनी फाइट को हार चुकी है, तो अब क्या टाइम के ऊपर जुंजी यहाँ पर पहुंच सकेगा? इससे पहले के यहाँ पर फिनिक्स हुआ को ह्यूमिलिएट करे, इससे पहले हमारा जुंजी क्या यहाँ पर पहुंचकर इसको बचा सकेगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फिनिक्स हुआ ब्लैंकशिन के साथ फाइट कर रही होती है। ब्लैंकशिन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे जख्मी करके नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से फिनिक्स हुआ के कपड़े फट जाते हैं। लेकिन अब वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, वो उसे और भी ज्यादा ह्यूमिलिएट करने वाला है। ऊपर की तरफ जंप करता, अपने हाथ में अपने बाले को पकड़ता और उसके ऊपर अपने बाले से अटैक कर देता है। फिनिक्स हुआ सोच रही होती है मेरी बैक पूरी तरह से हट कर रही है और मैं यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकती, कि अब मैं मरने वाली हूँ। लेकिन जब वो अपने बाले को उसकी तरफ फेंकता है तो फिनिक्स हुआ अपनी पावर को यूज करती है और फिर से अपने थ्रेड्स को यूज करते हुए बाले को वहाँ पर हवा में रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाला उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जो कि उसके माथे के करीब पहुंचा होता है। उसने अपने दोनों हाथों के साथ भी बाले को ब्लॉक किया होता है, हाथों के अंदर से ब्लड बह रहा होता है। लेकिन जैसे वो बाला उसके करीब पहुंचता है, वो बाला कीड़ों से बना होता है और उसके अंदर से कीड़े निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सारे का सारा डेसिपेट हो जाता है। वो सारे बाले के अंदर से जितने कीड़े निकलते हैं वो उसकी पूरी बॉडी के साथ लिपट जाते हैं और साथ साथ उसके कपड़ों को वहाँ पर वो खा रहे होते हैं। फिनिक्स वहाँ पर खड़ा लात टपका रहा होता है, बेशर्मों की तरह कहता है अब देखते हैं कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, जितना ज्यादा तुम स्क्रीम करोगे, यानी जितना ज्यादा तुम चिल्लाओगे मुझे उतना ज्यादा मजा आएगा। जैसे जैसे उसके कीड़े उसकी बॉडी के ऊपर से कपड़ों को फाड़ते जा रहे होते हैं, ये सभी लोग जो कि उसके साथ होते हैं वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस महसूस कर रहे होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। और फिनिक्स वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जबकि ब्लैंकशिन वहाँ पर हंस रहा होता है। ब्लैंकशिन उसे कहता है जरा और ज्यादा जोर से चिल्ला कर दिखाओ। फकत पीछे से उसके ऊपर आइस के साथ अटैक होता है। मिस फ्रोस्ट वहाँ पर पहुंच जाती है। मिस फ्रोस्ट स्नो वहाँ पर पहुंचती है, उसके ऊपर अटैक करती है, वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मिस स्नो वहाँ पर पहुंचते ही जल्दी से अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए इस हुआ की बॉडी को कवर करती है और उसे कहती है यंग मास्टर, तुम तो ड्रीम फैमिली के यंग मास्टर हो, लेकिन तुम यहाँ पर सभी के सामने हमारी कैम्सिस फैमिली के कोड साइकिल को ह्यूमिलिएट कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। स्नो फिनिक्स से कहती है फिनिक्स तुम यहाँ पर इसी बबल के अंदर इंतजार करो, बहुत ही जल्दी मैं इसको हराकर तुम्हारे पास वापस आती हूँ।
स्नो सामने की तरफ देखकर सोच रही होती है, लगता नहीं है कि ब्लैंकशिन मुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने देगा। ब्लैंकशिन भी उसे कहता है, लेडी स्नो मैंने तुम्हारे बारे में भी काफी कुछ सुना हुआ है, तुम दोनों अगर अपनी पावर्स को यूज करो तो तुम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हो। अब तुम यहाँ पर आची हो क्योंकि क्यों ना तुम भी मेरे साथ यहाँ पर एक फाइट करो। हर रोज यहाँ पर लड़कों से फाइट करके बहुत ज्यादा उकता चुका हूँ, आज मैं यहाँ पर तुम लड़कियों से फाइट करना चाहता हूँ, चलो जल्दी से आ जाओ, तुम दोनों ही कैम्पसिस फैमिली की खूबसूरत लड़कियां हो, मेरे साथ फाइट करो। तो ठरकियों की तरह अपनी जुबान बाहर निकालते हुए उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। क्योंकि मिस स्नो वहाँ पर सोच रही होती है, मैं तो इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूँ, ये मेरे बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त एक जबरदस्त स्ट्राइक दिखाई जाती है। वो स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर नीचे ग्राउंड में भी काफी बड़ी दरार पड़ जाती है। जबकि जो ब्लैंकशिन होता है वो जल्दी से जंप करते पीछे हटता और कहता है, कौन है जहाँ पर। ब्लैंकशिन भी उस ओरा को महसूस करते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये वाला ओरा तो जुंजी का ही हो सकता है। तो जुंजी ऊपर हवा में होता है, अपने दोनों पंखों के साथ उड़ रहा होता है। वो उसे कहता है, यहाँ पर हमारी कैम्पसिस फैमिली की लड़कियों को बुली नहीं कर सकते, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तो वो भी आगे से खुश हो जाता है और कहता है, क्लाउड चू फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो, चलो फिर ठीक है यहाँ पर अब फाइट करते हैं। अभी देखने वाले अब काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और कहते हैं, तो क्लाउड चू है यानी कि जुंजी यहाँ पर आ चुका है और इसकी कल्टीवेशन लेवल भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये अर्थ स्पिरिट राम में पहुंच चुका है। लगता है कि अब ये हम सभी लोगों का बदला लेगा, हम सभी कोल्ड डिसाइपल्स को जिनको ब्लैंकशिन ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। ब्लैंकशिन भी हमारे जुंजी की तरफ देखकर सोच रहा होता है, इस लड़के की स्पिरिट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, लगता है कि इसी लड़के ने उस तीसरे किंग लेवल के वेपन को फोर्ज किया है, लेकिन मेरे पास भी अपना किंग लेवल का वेपन है जो कि मैं आखिर पर यूज करूंगा। ब्लैंकशिन वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, जुंजी से कहता है, लड़के तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा फनी हो रहा था, अगर तुम पहले से यहाँ पर होते तो तुम वो सब कुछ देख सकते थे ना। दूसरी तरफ देखो तो सही, वहाँ पर कैम्पसिस फैमिली के स्टूडेंट्स खड़े हैं और मैंने उनकी बहुत ही अच्छे से केयर किया, मैंने उनको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन सभी को छोटी मोटी चोटें आ गई हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी उन्हें बहुत ही अच्छा टाइम मिल सके और यहाँ पर उन्हें मजा आए, लेकिन अफसोस कि उनके साथ ये सब कुछ नहीं हो सका। ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है, ये तुम्हारी गलती से हुआ है कि तुम यहाँ पर टाइम के ऊपर नहीं आ सके, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर इसका हिमियाजा भुगतना पड़ा। थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर पहुंच जाते तो अब तक तो मैंने तुम्हें मार भी दिया होता। कि हमारा जुंजी उसकी बातें सुनने के बाद अपने कान में उंगली डालता है, जैसे कि वो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा, वो उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है और उसे कहता है, क्या तुम्हारा हो गया कि तुम अभी तक इस लायक नहीं हुए कि तुम यहाँ पर मुझे मार सको और तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बातें करना ही आता है। ये बात सुनने के बाद ब्लैंकशिन और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। पहले वो गुस्सा होता है लेकिन फिर हंसते हुए उसे कहता है, क्या लगता है कि तुमने किंग लेवल का वेपन बना लिया है तो तुम यहाँ पर किसी को भी आसानी से हरा सकते हो और सभी लोग तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम यहाँ पर कोई अकेले नहीं हो जिसके पास इस तरह के स्पेशल मूव्स हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि हम दोनों में से कौन सा पावरफुल होने वाला है। उसके बाद तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे और घुटने टेकर माफी की भीख मांगोगे। जबकि उसी वक्त उसकी बॉडी के ऊपर एक स्लैश लगती है जिससे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इस बात से ब्लैंकशिन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो वहीं पर अपने घुटने टेक देता है। वो अपने घुटने टेकता है तो जुंजी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हें पता है कि एक पागल कुत्ते के बारे में सबसे बुरी बात क्या होती है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में पता होगा। वो पागल हो जाती हैं तो पागलों की तरह वो हर एक इंसान के ऊपर भौंकते हैं और हर इंसान को काटने की कोशिश करते हैं। वो पागल हो चुकी है जब तक कि वो मर न जाए। जैसे कमजोर लोग इस पागल कुत्ते की तरह होते हैं। तुमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को काट लिया लेकिन तुम सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे क्योंकि तुम अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जब तुमने अपने स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट का सामना किया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव काफी था तुम्हें मरने के लिए। तो तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और मुझे गुस्सा दिलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही अंजाम है और वो मौत है। और इसी के साथ ही ब्लैंकशिन ग्राउंड के ऊपर गिरता और वहीं पर वो मर जाता है। पास के जितने भी सभी लोग होते हैं वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जुंजी अपनी जगह से हिला भी नहीं, उसके हिले बगैर भी उसने उसकी बॉडी के ऊपर कट लगाया और उसी कट के साथ ही वो लड़का मर गया, यानी ब्लैंकशिन मर गया है। लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। जबकि हमारा शाओशुई जो वापस की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है वो वहीं पर रुक जाता है और साइड के ऊपर देखता है। साइड के ऊपर ब्लैंकशिन के डैड की तरफ देखता है तो ब्लैंकशिन के डैड स्काईजिन ऊपर खड़े होते हैं, काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, तुमने मेरे बेटे को मार डाला लेकिन तुमने ये बहुत ही अच्छा किया है। अब मेरा बेटा जो चाहे वो कर सकता है। वो अपने पास से कॉप निकालता है जिसके अंदर उसने उसकी आधी सोल को ट्रैप करके रखा होता है। वो उसकी आधी सोल जो होती है उसको रिलीज करता है। ऐसे वो सोल के टुकड़े को वहाँ पर तोड़ता है तो उसके अंदर से और भी बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। वो सारे के सारे कीड़े उड़ते हुए वापस से ब्लैंकशिन की बॉडी की तरफ जाएंगे। एम्परर और उसके साथ साथ मास्टर रिवर हुआ वो भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो उस ऑब के अंदर से जो कीड़े निकलते हैं वो सीधे उड़ते हुए फिर से ब्लैंकशिन की बॉडी के ऊपर लिपट जाते हैं। वो सारे वहाँ पर उड़ना स्टार्ट करते हैं। जुंजी कहता है, लगता है कि इसने ब्लैंकशिन की आधी मास्टर सोल की कल्टीवेशन की पावर को एक ऑब के अंदर सील किया हुआ था। ये मेथड इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है अगर आप अपनी हाफ सोल के साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और मरने के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और आप अपने बाकी के हाफ हिस्सा को रिलीज करते हैं और इसे यूज कर लेते हैं तो इससे ऐसे ही होगा जैसे कि आपको एक नई जिंदगी मिल जाए, कि आप अपनी लाइफ टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। वो सारे के सारे कीड़े जाकर ब्लैंकशिन की बॉडी को उठा लेते हैं और उसकी बॉडी के साथ लिपटना स्टार्ट होते हैं। इसी के साथ ही ब्लैंकशिन अपने पास से उस स्पेशल किंग लेवल के वेपन को निकालता है जो कि एक बॉडी आर्मर होता है। स्पेशल बॉक्स को निकालता है और उसको भी यूज करता है। तो वो सारे कीड़े जो
जो कि उसकी बॉडी के साथ लिपटी होती हैं, उस स्पेशल बॉक्स को यूज करते हुए जब वो उसकी बॉडी के ऊपर आर्मर चिपक जाता है, उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आर्मर के साथ कवर हो जाती है। बॉडी के ऊपर नया कवच आ जाने के बाद अब उसके डिफेंसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। वो हमारे जुंजी से कहता है, जुंजी मैं तो एक लंबे अरसे से इस दिन का इंतजार कर रहा था, चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर कैसे हम लोग फाइट करेंगे, क्योंकि मैं इस स्पेशल किंग लेवल के वेपन आर्मर को यूज करना चाहता था। उस आर्मर को पहनने की वजह से, क्योंकि इसके पास जो मार्शल कल्टीवेशन की सोल है वो कीड़ू के टाइप की है, इसी वजह से जब वो उस आर्मर को पहनता है तो वो एक कॉकरोच बन जाता है। वो जुंजी से कहता है मेरे पास जो आर्मर है ये इनविंसिबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर किंग लेवल के आर्मर को यूज किया है। अब देखते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक पाओगे। स्किन कहती है ये तो ड्रीम आर्मर है, ये तो ड्रीम फैमिली का सबसे टॉप लेवल का ट्रेजर है, ये किंग लेवल का वेपन है। कि लॉरेन अपने पास से स्पैचुला निकालती है और कहती है ये तो एक बड़ा सा कॉकरोच है, मुझे अभी इसको मारना है, ये तो बहुत ही गंदा है। यहाँ पर यंग मास्टर सून लोगों को बताता है कि ये एक ड्रीम आर्मर है, लेकिन ड्रीम आर्मर के अंदर ब्लैक मैटर होता है और ऊपर से बंदे ने इसको यूज करना होता है, उसके दिल के साथ भी इसने जुड़ना होता है, क्योंकि ये ब्लैक जिन बहुत सा इवल हार्ट रखता है। इसी वजह से ब्लैक मैटर ने इसकी पावर्स को एनहेंस कर दिया और मुझे लगता है कि इस वक्त ये ह्यूमन स्पिरिट लेवल तक पहुंच चुका होगा। लेकिन हमें अभी तक इस किंग लेवल के वेपन की असल पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही हमें ये पता है कि जुंजी के पास जो किंग लेवल का वेपन है उसकी असल पावर्स क्या है। हमारा जुंजी जब उसके ड्रीम आर्मर को देखता है तो वो हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो भी काफी हैरान होता है। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। जुंजी उसे कहता है तुम्हारा ये आर्मर दिखने में बहुत ज्यादा भद्दा है, मुझे लगता है कि अगर तुमने अपने इस आर्मर को पहले ही यूज कर लिया होता तो तुम अपनी आधी लाइफ को नहीं गवाते, कि तुम पहले मेरी स्ट्राइक के साथ नहीं मरते और तुम्हें यहाँ पर अपने बाकी के मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन सोल को यूज नहीं करना पड़ता। तो ब्लैक जी हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें जितना हंसना है उतना हंस लो, क्योंकि इसके बाद तुम ज्यादा देर तक हंस नहीं पाओगे। तुम्हारा जुंजी भी जल्दी से अपने किंग वेपन को निकालता है और उसे कहता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर किसका किंग लेवल का वेपन सबसे बेस्ट है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ तो नहीं मारने वाला। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जुंजी के पास जो वेपन है वो अटैक टाइप है, जबकि दूसरे के पास डिफेंस टाइप का आर्मर है। दोनों एक साथ अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं। तलवारों को टकराने के बाद आगे गुजर जाते हैं। वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। बढ़ने के बाद हमारा जुंजी अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंक देता है, जबकि यहाँ पर बाकी सभी देखने वाले कहते हैं यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के दो किंग लेवल के वेपन आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। फैमिली वालों के पास पिछले कई सालों से एक किंग लेवल का वेपन था जिसे वो ड्रीम आर्मर कहते हैं। इस ड्रीम आर्मर को लेवल का वेपन कहा जाता है क्योंकि इसके डिफेंसेस बहुत ज्यादा टफ हैं। जबकि जुंजी यहाँ पर एक स्पेशल वेपन को यूज कर रहा है जिसका नाम फायर क्लाउड है, जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। इस नए किंग लेवल के वेपन की पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा स्कैरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे जाकर इस किंग लेवल के वेपन की पावर्स क्या होंगी। लगता है कि इंपीरियल सिटी में आज तक की सबसे पावरफुल फाइट होने वाली है, जो कि यहाँ के सबसे पावरफुल शील्ड और सबसे पावरफुल तलवार के दरमियान में हो रही है। तो यहीं पर फाइट करते करते हमारा जुंजी अपनी तलवार को यूज करते हुए उसके कंधे के ऊपर अपनी तलवार मारता है, लेकिन उसकी तलवार उसके कंधे के अंदर दंस नहीं पाती। एंजिन पीछे की तरफ मुड़ता है, जुंजी से कहता है ये ब्लैक आर्मर ये स्टील से भी ज्यादा हार्ड है, तुम अपने इस किंग लेवल के वेपन के साथ भी इस आर्मर को भेद नहीं पाओगे, मेरी बॉडी तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी तलवार को मेरी बॉडी के अंदर दंसाकर मेरे बाजू काट दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पर नहीं जीत सकते। इतना ज्यादा टाइम गुजरता जाएगा उतना ज्यादा ये आर्मर मेरी बॉडी के साथ फिट होता जाएगा, और जब ये आर्मर मेरी बॉडी के साथ फिट हो जाएगा ये मेरी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। मेरे डिफेंसेस 100% हो जाएंगे, यानी कि कोई भी मेरे आर्मर को भेद नहीं पाएगा। तुम्हारी तलवार तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और साथ ही हमारे जुंजी को उठाकर ग्राउंड के पास पटक देता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 87 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुंजी जिन को कैसे मार पाएगा, क्या इसे मारना आसान हो पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 88 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी ब्लैक जिन के साथ फाइट कर रहा था। ब्लैक जिन के पास एक किंग लेवल का वेपन होता है जो कि एक आर्मर है। जुंजी के पास उसका फायर क्लाउड वेपन होता है जो कि एक तलवार है। जुंजी अपनी तलवार के साथ उसकी बॉडी को वहाँ पर भेद नहीं पाता, यानी कि उसकी बॉडी को काट नहीं पाता। ब्लैक जिन भी उसे बताता है कि जब तक ये आर्मर उसकी बॉडी के साथ टिका रहेगा तब तक ये उसकी बॉडी के साथ फ्यूज होता रहेगा, और जब ये उसकी बॉडी के साथ कम्प्लीटली फ्यूज हो जाएगा उसकी पावर 100% तक पहुंच जाएगी। साथ ही वो जुंजी को उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। वो जुंजी से कहता है लड़की जाग जाओ, तुम्हारे पास मुझसे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो। फिर साथ ही वो अपने पास से बहुत सारे बाले बनाता है जो कि उसके कीड़ों से ही बने होते हैं। वो उन सारे बालों को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है और जुंजी को एक पिंजरे के अंदर कैद कर देता है। इसके साथ ही वो अपने पास से और भी काफी सारे बाले निकालता है और उन सारे बालों के साथ से मारने लगता है और उसे कहता है तुम्हारे साथ वही कुछ होने वाला है जो कि तुमने मेरी ड्रीम फैमिली के साथ किया है। तुम्हें यहाँ पर बड़े ही आराम से थोड़ा थोड़ा करके मारने वाला हूँ। तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि तुम टॉर्चर होते होते आहिस्ता आहिस्ता मर जाओगे। जबकि हमारा जुंजी उसकी सलाहों के अंदर खड़ा हल्का सा
मुस्कुरा रहा होता है। फिर साथ ही वो उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने इस बारे में सुना है या नहीं, लेकिन बुरे लोग अपनी इसी ब्रैगिंग की वजह से ही मारे जाते हैं। लैंगशिन भी नीचे उतर आता है और उसे कहता है, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? जुनजी अपनी तलवार को घुमाता है, उसके सारी की सारी सलाखों को काट देता है। ये देखकर तो ब्लैंकशिन को भी एक झटका लगता है। जुनजी उसे कहता है, मैं तुमसे यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ, तुमने कभी इस सजा के बारे में सुना है कि जिसमें कैदी को इस तरह की सजा दी जाती है कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं, उसके जिंदा रहते हुए उसकी बॉडी के पीसेस करते हैं, लेकिन उसका खून न बहे इसके लिए जिस ब्लेड के साथ उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं उसे आग में रखकर बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है, ताकि जहाँ पर भी वो बॉडी को कट करे वहाँ पर साथ ही खुश्क हो जाए और वहाँ से खून ना निकले। जुनजी अपनी तलवार के ऊपर अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और अपनी तलवार को वहाँ पर फायर रेड करना स्टार्ट करता है। जुनजी उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जब तक उसकी बॉडी के ऊपर से मांस के छोटे छोटे पीसेस को उतारा जाता है तक वो जिंदा रहता है, यहाँ तक कि उसके आखिरी बड़े किसी पार्ट को न काट दिया जाए तब जाकर वो कहीं मरता है। तुम्हें पता है कि वो कौन सा क्रिमिनल लॉ है? क्या तुम्हें उस सजा के बारे में पता है कि उसको क्या कहते हैं? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसको क्या कहते हैं। उस स्पेशल लॉ को कहते हैं लिंगची, जहाँ पर तुम्हें वही सजा देने वाला हूँ। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। ये उसे कहता है, तो ये मैंने वो तरीका तुम्हारे लिए यूज किया है, इसी तरीके के साथ मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। मैं तो यहाँ पर बस इंतजार कर रहा था कब तुम अपने इस आर्मर को अपनी बॉडी के साथ कम्प्लीटली फ्यूज कर लो। जब तुम अपने आर्मर को बॉडी के साथ कम्प्लीटली फ्यूज कर लोगे बाद में यहाँ पर तुम्हें बड़ी आसानी से आहिस्ता आहिस्ता करके मार सकता हूँ, जिससे तुम्हें दर्द भी बहुत ज्यादा होगा। इसी के साथ ही जुनजी ने उसकी बॉडी के ऊपर स्लैशेस लगाए थे, उसकी बॉडी के पार्ट्स वहाँ पर नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर से फ्लैश के छोटे छोटे पीसेस होने के बाद वहाँ पर गिरना स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा ड्रीम आर्मर इतनी आसानी के साथ इससे कैसे हार सकता है। आंसू और बॉडी के कुछ पीसेस के कटने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जुनजी उसे कहता है, क्या तुम्हें अब पता चला यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और कमजोर के दरमियान में क्या डिफरेंस है? किसी कमजोर के हाथ में कैंपर लेवल का वेपन भी पकड़ा दिया जाएगा लेकिन फिर भी वो कमजोर ही रहेगा। यही फर्क होता है कमजोर और स्ट्रॉन्ग में। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी बाकी की बची हुई बॉडी के भी वहाँ पर पीसेस कर देता है। जबकि मरने से पहले वो अपने फादर से कह रहा होता है, डैड मुझे बचा लो। डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। स्काईशिन कहते हैं, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा, और वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में उतर आते हैं। कि उसी वक्त रिवर हुआ भी जल्दी से जंप करते हुए अरीना में आ जाते हैं ताकि वो जुनजी को बचा सके। वहाँ पर जबरदस्त पावर्स का क्लैश होता है, दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हुए दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। एक जुनजी को मारना चाहता है, एक जुनजी को बचाना चाहता है, जबकि हमारा जुनजी उनके सेंटर में खड़ा होकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जुनजी उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर हो, तुम दोनों ही ह्यूमन स्पिरिट के 9th लेवल तक पहुंच चुके हो, लेकिन हमारा अरीना काफी ज्यादा छोटा है, क्यों ना हम लोग किसी बड़े अरीना में चले जाएं। पर हुआ पीछे हटने के बाद सोच रही होती है, मैं तो इस बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि ये दो पावरफुल एक्सपर्ट्स के अटैक को एक साथ ब्लॉक कर सके। स्काईशिन यहाँ पर सोच रहे होते हैं, अगर मैंने इस लड़के को यहाँ पर इग्नोर कर दिया तो ये लड़का फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है, ये जनरल ब्लड वू के प्लान को नाकाम कर सकता है। स्काईशिन उसे कहते हैं, रिवर हुआ, क्या तुम वाकई में यहाँ पर एक सिविलियन के लिए ड्रीम फैमिली के एल्डर से पंगा लेना चाहते हो? क्या तुम ड्रीम फैमिली के साथ फाइट करना चाहते हो? रिवर हुआ भी जल्दी से अपनी गन्स निकाल लेते हैं और सामने की तरफ करते हुए उसे कहते हैं, स्काईशिन अपनी बकवास बंद करो, ये कोई सिविलियन नहीं है बल्कि ये मेरी फैमिली का एक कोर डिसाइपल है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे कोर डिसाइपल को मेरी इजाजत के बिना कौन हाथ लगाता है, तुम में से कोई भी इसको हाथ नहीं लगा सकता। जबकि हमारा जुनजी उन दोनों के बीच में खड़ा होता है और वहाँ पर खांसते हुए कहता है, जरा मेरी बात सुनो, तुम दोनों को यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मास्टर रिवर हुआ से कहता है, मास्टर रिवर हुआ, आपको यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ पर मजा आना स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर बीच में कबाब की हड्डी बन रही है। वो अपनी तलवार को उठाता है और स्काईशिन की तरफ करते हुए कहता है, जल्दी से आ जाओ, हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं। स्काईशिन तो यहाँ पर रेडी बैठे होते हैं अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं भी तुम्हारी बॉडी के बहुत सारे पीसेस करूंगा। हमारा जुनजी से कहता है, हाँ तुम्हारी बेटे की बॉडी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्या तुम इसे मेरे पर आजमाना चाहते हो? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी वही कुछ होगा जो तुम्हारे बेटे के साथ हुआ है। दोनों जैसे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगती हैं और एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं, उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। एम्परर उनसे कहते हैं, यहीं पर रुक जाओ, और दोनों ही कहते हैं, अब यहाँ पर कौन आ गया है? एम्परर जोसेफ टैंग उनके सामने खड़े होकर उनसे कहता है, लगता है कि मैंने पैलेस में कुछ ज्यादा ही लंबा अरसा गुजार दिया। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मुझे पहचानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं एम्परर हूँ और तुम सभी को ऑर्डर्स दे रहा हूँ कि यहीं पर रुक जाओ। जबकि स्काईशिन सोच रहा होता है कि ये जोसेफ टैंग अभी तक जिंदा कैसे है? जितने भी असैसिन्स को इसे मारने के लिए भेजा था, क्या वो सारे के सारे फेल हो गए? वो सारे कहाँ पर चले गए हैं? सबसे पहले रिवर हुआ उसके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं, योर मैजेस्टी, हमें इस बारे में नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। स्काईशिन भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। एम्परर जोसेफ टैंग भी यहाँ पर आ चुका है और सिचुएशन मेरे हाथ से निकलती जा रही है, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो भी जल्दी से वहाँ पर उसके सामने झुक जाता है और एम्परर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, एम्परर प्लीज मुझे माफ करना, कुछ यहाँ पर मेरे लिए फैसला करना होगा। आप क्योंकि एम्परर है, आपने अपनी आंखों के साथ यहाँ पर देखा है कि इस लड़के ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। तो यहाँ पर एक सेलिब्रेशन के तौर पर एक चैलेंज पार्टी रख रहे थे जहाँ पर मेरा बेटा सभी को चैलेंज कर रहा था, लेकिन इस लड़के ने मेरे बेटे को मार डाला अपने किंग वेपन को यूज करते हुए।
मेरा बेटा इस लड़के के हाथों से मरा है, मुझे यहाँ पर इंसाफ चाहिए। एम्परर जुनजी की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, लड़के क्या तुम्हारा नाम क्लाउड चू है, तुम मेरे सामने झुके क्यों नहीं, मैं एम्परर हूँ। जुनजी उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर जमाया लेना स्टार्ट करता है, यानी कि उसकी बात को भी इग्नोर कर रहा है। चलाकर कहते हैं, एम्परर क्या आपने देखा नहीं, ये लड़का आपको इग्नोर कर रहा है, ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है और ये आपको अपना एम्परर भी नहीं मानता और ये आपके सामने अपने घुटने भी नहीं टेक रहा। जुनजी मास्टर जिन की बात सुनने के बाद से कहता है, मास्टर स्काई जिन, मैं आपकी बातें सुनने के बाद कुछ ज्यादा ही फ्लैटर्ड हूँ, यानी कि आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर दी, लेकिन अगर मैं सच्ची बात बताऊं, बस एक छोटी सी क्लाउड डायनेस्टी है, मैं तो पूरे के पूरे ट्रू स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर राज करने के लिए बना हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी के सामने क्यों झुकूंगा। ये बात तुम सभी लोग भी अच्छी तरह से जानते हो, जो भी यहाँ पर ज्यादा पावरफुल होता है सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट की जाती है। दुनिया में मैं किसी के सामने भी अपने घुटने नहीं टेकूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सामने अपने घुटने टेकूंगा और किसी के सामने भी नहीं। काइजिन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, उसे लगता है कि शायद यहाँ पर जुनजी ने कुछ गलत कह दिया और एम्परर यहाँ पर इसको सजा देगा कि इसने एम्परर के सामने इस तरह की बात क्यों की है। अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है, जबकि एम्परर जोसेफ टैंग माई जुनजी की बात सुनने के बाद कहते हैं, लड़के तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तो तुमने वाकई में सच कही है कि एंशिएंट टाइम से यहाँ पर क्लाउड डायनेस्टी में भी ऐसे चलता आ रहा है, जिसके पास ज्यादा पावर होती है उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। लड़के तुम वाकई में एक बहुत ज्यादा पावरफुल और यंग हीरो हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अलाउ करता हूँ, आज के बाद से भी तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। ब्लैंकशिन यहाँ पर सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि जोसेफ टैंग यहाँ पर अपना कोई प्लान कर रहा है, इसे लगता है कि ये इस लड़के के दिल जीत सकता है क्योंकि इसके पास भी एक अपना किंग लेवल का वेपन है। पर जोसेफ टैंग स्काईजिन से कहता है, तुम्हारा बेटा यहाँ पर एक चैलेंज में फाइट कर रहा था, उसने यहाँ पर बाकी के बहुत सारे लड़कों को भी जख्मी किया है। चैलेंज में फाइट करने दौरान ये बात तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि सामने वाला अपोनेंट किसी हादसे की वजह से मारा जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को यहीं पर भूल जाओ और इसको इसी तरह समझो कि वो कंपटीशन के दौरान फाइट करते हुए मरा है। तो स्काईजिन उसे कहते हैं, ठीक है योर मैजेस्टी, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। मास्टर स्काईजिन एम्परर से कहते हैं, लेकिन अपने बेटे की मौत की वजह से मैं बहुत ज्यादा अफसरदा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ पर अलाउ करें कि मैं अपने बेटे की लाश को वापस ले जाकर उसे दफना सकूं, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मास्टर स्काईजिन जैसे वहाँ से जाने लगते हैं, रिवर हुआ उसे कहता है, मिस्टर जिन लगता है कि तुम यहाँ पर किसी बात को भूल रहे हो। मिस्टर जिन उसे कहते हैं, अब इस बात का क्या मतलब है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रिवर हुआ उसे कहता है, कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले तुम सभी लोगों ने कहा था कि तुम लोग यहाँ पर कंपटीशन के जीतने वाले चैंपियन को एक इनाम देने वाले हो। एक 7th लेवल का स्पिरिट मटेरियल है जिसे 5 फायर एम्ब्रिगेंस कहते हैं, चलो जल्दी से वो मेरे लड़के को दे दो, यानी कि जुनजी को दे दो। तो इस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये कमीना रिवर हुआ यहाँ पर मेरे पास से सब कुछ निकलवा लेना चाहता है, मेरा बेटा पहले मर चुका और ऊपर से अब ये लोग मेरे पास से 7th लेवल का मटेरियल भी निकलवा रहे हैं। वो अपने पास से 5 फायर एम्ब्रिगेंस निकालता है, जुनजी की तरफ फेंकते हुए कहता है, तो मैंने जैसे कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, इस लड़के ने कंपटीशन को जीता है तो इसे इनाम भी मिलेगा। काइजिन वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और कहते हैं, लड़के फिलहाल के लिए तुम इसको एंजॉय कर लो क्योंकि बहुत ही जल्दी जेन्युइन ब्लड वूफ वापस आने वाले हैं और उसके बाद तुम सभी लोगों के पास बचने का कोई मौका भी नहीं होगा। मास्टर स्काईजिन के वहाँ से चले जाने के बाद ये कंपटीशन खत्म हो जाता है। उसके कंपटीशन खत्म होने के बाद बाकी के सभी लोग चले जाते हैं, जबकि एम्परर अंदर रूम में होते हैं। तो जुनजी रूम के अंदर आने के बाद एम्परर से कहता है, बताएं मुझे आपने यहाँ पर क्यों बुलाया है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है। एम्परर से कहते हैं, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। एम्परर जुनजी से कहते हैं, तुम्हें अभी अभी यहाँ पर जो स्पेशल 7th लेवल का इंग्रेडिएंट मिला है, क्या तुम वो मुझे दे सकते हो, क्योंकि वो किसी मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है। तुम्हारा जुनजी उसकी बात सुनने के बाद जैसे ही एम्परर उसकी तरफ पीछे देखते हैं, जुनजी उस एम्ब्रिगेंस को अपने मुंह में डाल जाता है, यानी कि उसको खा जाता है। कहता है, मुझे इस तरह के ट्रेजर को जल्दी से जल्दी खा लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझसे इसे छीन ले। पर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, बेवकूफ लड़के, मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये वाला एम्ब्रिगेंस तुम मुझे दे दो, लेकिन तुमने इसे जल्दी से निगल लिया ताकि मैं तुमसे इसे ले ना सकूं। पर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, जबकि हमारा जुनजी से कहता है, एम्परर शांत हो जाए, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो 7th लेवल का एम्ब्रिगेंस इसीलिए चाहिए था ताकि तुम अपनी इंजरीज को हील कर सको, लेकिन वो तुम्हारा इलाज नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूँ तो मैं कर सकता हूँ। इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जुनजी से कहता है, मेरे मास्टर जैन चैंग ने कहा था कि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन वो कैम्सिस फैमिली के एक कोर एल्डर हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। कैम्सिस फैमिली ने भी इस बात को इग्नोर किया हुआ है, उन्हें भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे लगता है कि वो इस वक्त तुम्हारे पैलेस में रहकर तुम्हें ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि तुम बाहर से बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर वाले दिखाई दे रहे हो कि तुम्हारे पास काफी सारी एनर्जी है, लेकिन अंदर से तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी एक्सटर्नल चीज को यूज किया है, तुमने अपनी बॉडी के ऊपर किसी आर्मर को पहना हुआ है। अभी उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, हाय ये लड़का कौन है, इसने सिर्फ एक बार देखकर ही मुझे पहचान लिया कि मैंने अपनी बॉडी के ऊपर एक स्पेशल आर्मर को पहना हुआ है, जिसकी वजह से मुझे सारी फिजिकल स्ट्रेंथ मिल रही है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 88 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 89 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एम्परर जोसेफ टैंग जुनजी को अपने रूम में बुलाते हैं और वहाँ पर बुलाने के बाद वो उससे बात कर रही होती हैं। वो उससे वो वाली स्पेशल हब चाहते हैं जो कि 7th लेवल की हब है जो उसने इस चैलेंज में जीती है। हमारा जुनजी जल्दी से उस हब को खा जाता है और एम्परर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो हमारा जुनजी उसे कहता है मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूँ, तुम काफी ज्यादा बीमार हो, तुमने अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्मर पहना हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा बाहरी हिस्सा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है लेकिन अंदर से तुम बहुत ज्यादा वीक हो। एम्परर भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि इस लड़के ने मुझे देखकर ही पहचान लिया। हालांकि इसे नहीं पता कि मैंने नीचे आर्मर पहना हुआ है लेकिन फिर भी इसे अंदाजा हो गया हाँ ये लड़का है कौन जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तुम्हारी बीमारी में मुझे लगता है कि ये वाला 5 फायर एम्ब्रिकेंस ये बहुत ज्यादा जरूरी था, तुम इसको यूज करते तो ये तुम्हारी बीमारी में तुम्हें रिलीफ दे सकता था। और फिर से गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के अभी भी तुम्ही तो उसको खा लिया और तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये बहुत ज्यादा रेयर है और मिलना काफी ज्यादा मुश्किल भी है। तो जुनजी उसे कहता है लेकिन एम्परर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास जो 7th लेवल का मटेरियल नहीं है तब भी मेरे पास काफी सारे तरीके हैं, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मास्टर जैन चैंग भी वहीं पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में एक जीनियस हो, मुझे डायरेक्टली तुम्हारे पास आना चाहिए था, तुमसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी। मुझे एम्परर की बीमारी को स्टडी करने में 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगा था, तब जाकर कभी मैं इस बात को पहचान पाया कि इनको कौन सी बीमारी है। जुनजी से कहता है मास्टर जी आपकी अपनी गलती है जो आपको इतना ज्यादा टाइम लगा। मास्टर जैन चैंग उसे कहते हैं अब तो मैं भी ये सब कुछ देखना चाहता हूँ कि कैसे तुम जहाँ पर ये सब कुछ कर पाते हो, तुम इसकी सारी स्पिरिचुअल सी को दोबारा से रीयूनाइट कैसे कर पाओगे। जुनजी उसे कहता है इस बीमारी का इलाज करना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन सभी लोगों को ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। फिर हमने यहाँ पर अपने मरीज के स्पिरिचुअल वेन्स को क्लियर कर दिया तो उसके स्पिरिचुअल वेन्स को क्लियर करने के बाद उसे कोई भी मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो मास्टर जैन चैंग उसे कहते हैं तो मुझे ये बताओ कि तुम इसकी मेडियंस को कैसे क्लियर करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास इस तरह का कोई तरीका है। जुनजी से कहता है मास्टर इसके लिए हमें रिवर्सल की जरूरत है, हमें जिन और जैंग के रिवर्सल की जरूरत है। वो अपने पास से वो जिन और जैंग फायर नीडल्स को निकालता है और उसे कहता है इन नीडल्स को यूज करते हुए इसकी बॉडी के अंदर रिवर्सल जिन एंड जैंग परफॉर्म करने वाला हूँ जिससे स्पिरिचुअल की से की बॉडी के अंदर जो मेडियंस है उनको क्लियर किया जा सकेगा। मास्टर जैन चैंग भी देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है ये तो वाकई में जिन और जैंग फायर नीडल्स हैं, इसकी मदद से एम्परर की बॉडी के अंदर मेडियंस को वाकई में ठीक कर सकते हैं। की पावर को उसकी मेडियंस के अंदर लेकर जाएगा और इसके अंदर जो जिन और जैंग का आपस का मिलाप है बाकी के सभी चीजों को रिवर्स कर देगा। एम्परर भी उसे कहते हैं मैंने भी इस लेजेंडरी टेक्निक के बारे में सुन रखा है कि ये एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी टेक्निक है, ये बताओ कि तुम्हें स्किल के बारे में कैसे पता है जबकि तुम बहुत ज्यादा यंग एज में हो। जुनजी उसे कहता है बस इस बारे में भूल जाओ अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है। एम्परर उसे कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ अगर तुम मुझे हील कर देते हो, तुम मेरा इलाज कर देते हो, तुम्हें बदले में क्या चाहिए। जुनजी चेयर के ऊपर बैठ जाता है और उसे कहता है चलो ठीक है जबकि तुमने मुझसे रिवार्ड्स के बारे में पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक फेवर चाहिए। हमारा जुनजी उसकी चेयर के ऊपर बैठा होता है, वो उसे कहता है तो मुझे तुम्हारा थ्रोन चाहिए, यानी कि मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए। तो किंग उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम नए एम्परर बनना चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिशें तो काफी ज्यादा बड़ी हैं। एम्परर उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मेरी टैंक फैमिली को जनरल ब्लड वू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला ही बचा था और मेरी फैमिली में मेरी शादी होने के बाद मेरे कोई भी बच्चा नहीं है। तुम यहाँ पर मेरे बेटे बन जाते हो, तुम मेरे बेटे बनते हो, मेरे सारे के सारे दुश्मनों को भी मार देते हो। तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी गद्दी तुम्हारी होगी, तुम मेरी जगह के ऊपर नए एम्परर बन सकते हो, ये सारी की सारी क्लाउड डायनेस्टी तुम्हारी हो जाएगी। तो जुनजी उसकी सीरियस बात सुनने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है योर मैजेस्टी मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था। एम्परर भी उसकी बात सुन के काफी हैरान होते हैं। जुनजी से कहता है योर मैजेस्टी क्या आपको पता है कि क्लाउड डायनेस्टी ये तो ट्रू स्पिरिट मेनलैंड का एक छोटा सा सिटी है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से सिटी में ट्रैप होकर नहीं रहना चाहता, मुझे भी पूरे के पूरे ट्रू स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर कब्जा करना है। मुझे तुम्हारा थ्रोन नहीं चाहिए बल्कि मुझे तुम्हारा क्लाउड टोकन चाहिए। एम्परर से कहते हैं ये क्लाउड टोकन जिसकी तुम बात कर रहे हो ये मुझे रिप्रेजेंट करता है, आज तुम्हें ये क्लाउड टोकन मुझसे क्यों चाहिए। जुनजी कहता है तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे अपना क्लाउड टोकन देने के लिए तैयार हो तो फिर मैं तुम्हारा इलाज अभी से स्टार्ट करने को तैयार हूँ। अपनी नीडल्स को निकाल लेता है, 6 घंटे के बाद दिखाते हैं उसने अपनी काफी सारी नीडल्स को यूज कर दिया होता है। जुनजी कहता है तो मैंने अपना सारा कुछ कर दिया जो मुझे करना था, मुझे ये बताओ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो किंग अपने बाजुओं में अपनी पावर को महसूस करते हुए कहते हैं मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ, मेरी मेडियंस दोबारा से काम कर रही हैं। मास्टर जैन चैंग भी देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से वो मेडिसिन को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस तरीके के बारे में नहीं सुना हुआ, ये तरीका देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जुनजी से कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि मैं पिछले कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और हमारी डायनेस्टी को भी तुम्हारा इंतजार था, डायनेस्टी को सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, क्या तुम जनरल वू से फाइट करके हमारी क्लाउड डायनेस्टी को बचा सकते हो। यहाँ पर फिर से तुम्हें ऑफर देता हूँ अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ दो जनरल ब्लड वू को हराने में और बाकी के सारे दुश्मनों को हराकर क्लाउड डायनेस्टी को आजाद करवाने में तो मैं तुम्हें नया एम्परर बना दूंगा। तो जुनजी से कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मुझे तुम्हारी कुर्सी नहीं चाहिए और ना ही मुझे क्लाउड डायनेस्टी का नया एम्परर बनना है, मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है,
है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्लाउड टोकन चाहिए। यही बात ब्लड वू को मारने की, तो जनरल ब्लड वू को तो वैसे भी मैं मार डालूंगा क्योंकि उसने मेरे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला तो मुझे उससे लेना है। वहाँ से वापस आने के बाद मास्टर जैन चैंग उसे कहते हैं, लड़के ये तुमने क्या कर दिया? एम्पर वहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका दे रहा था, वो तुम्हें नया एम्पर बनने की दावत दे रहा था, तुम नया एम्पर बन सकते थे, लेकिन तुमने यहाँ पर ये सारा कुछ वेस्ट कर दिया। जुंजी से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद ही हासिल कर लूंगा। लोग अभी चलते हुए जा रहे होते हैं, वहीं पर मास्टर रिवर हुआ भी खड़े होते हैं। रिवर हुआ वहाँ पर छुपकर खड़े होते हैं। जुंजी कहता है, कौन है वहाँ पर? रिवर हुआ से कहते हैं, मैं हूँ। वो से कहते हैं, क्लाउड मैं यहाँ पर तुम्हारे इंतजार कर रहा था, चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है कि तुम इस बारे में जानना चाहते हो कि आज से 17 साल पहले क्या हुआ था, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, वो सब कुछ तुम जानना चाहते हो। तो जुंजी भी इसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है। तो मास्टर रिवर हुआ उसे कहते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आता हूँ। मेरे फादर ने मुझसे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था अगर फ्यूचर में कभी मेरा बेटा यहाँ पर आकर कैम्पसिस फैमिली को ज्वाइन करता है, कैम्पसिस फैमिली को ज्वाइन करने के बाद 3 साल तक मैं तुम्हारे साथ कोई भी कांटेक्ट ना करूँ और तुम्हारे बाप के बारे में कुछ भी ना बताऊं। लेकिन अब तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी है और तुम अपने आप को बचा भी सकते हो, तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताया जाए। शायद इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जब से तुम कैम्पसिस फैमिली में एंटर हुए हो तब से हमने तुम्हारे पर नजर रखी हुई है, लेकिन हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्पिरिट राम में रहते हुए तुम एक अर्थ स्पिरिट राम के बंदे को बड़ी आसानी से मार सकते हो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ओपोनेंट के साथ भी फाइट कर सकती हो। जुंजी उसे कहता है, तो इस बात का क्या मतलब है? क्या एम्परर को भी इस बारे में पता है? वो उसे कहता है, हाँ एम्परर को भी इस बारे में पता है, मैंने अभी भी एम्परर को इस बारे में सब कुछ बता दिया है। सिर्फ मैं और एम्परर, हम 2 ही लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारे बाप के बारे में अच्छी तरह से पता है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन जाकर एम्परर को ही रिपोर्ट करता हूँ। अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास लेकर चलूं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ आओ। मास्टर रिवर हुआ जुंजी को अपने साथ लेकर इस फैमिली के मेन हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। जुंजी उसे कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे फादर यहाँ पर कैम्पसिस फैमिली के मास्टर के बेडरूम में क्या कर रहे हैं? मास्टर रिवर हुआ उसे कहते हैं, इससे ज्यादा सेफ प्लेस यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमारी कैम्पसिस फैमिली के जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से हमने तुम्हारे फादर को यहीं पर छुपाया हुआ है। तो वो लोग मेन हाउस के अंदर जाते हैं और वहाँ पर नीचे एक सीक्रेट डोर होता है, वहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए वो लोग नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। मास्टर रिवर हुआ उसे कहते हैं, तुम्हारे फादर के बारे में एक और बात बताता हूँ, शेनलॉन्ग अलायंस को बनाया गया था, तुम्हारे फादर शेनलॉन्ग अलायंस के फाउंडर्स में से एक थे। तुम्हारे फादर ने हमारी क्लाउड डायनेस्टी के लिए बहुत कुछ किया है, उनकी हिम्मत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब उनका हाल ये हो चुका है कि वो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जिंदा है। तो वो लोग एक चैम्बर में पहुंचते हैं जहाँ पर सामने कॉफिन पड़ा होता है। मास्टर रिवर हुआ उसे कहते हैं, तुम्हारे फादर की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, मैं उसको कम्प्लीटली हील नहीं कर सकता था, इसी वजह से मैंने उसे यहाँ पर बस जिंदा रखा हुआ है। मैं यहाँ पर फ्रोज सीलिंग अरे फॉर्मेशन को यूज कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ, क्या तुम अपने फादर को देखने के लिए रेडी हो? जैसे कहता, हाँ मैं रेडी हूँ, चलो जल्दी से इसे ओपन करो। तो वो लोग उस कॉफिन को ओपन करते हैं। जब वो उस कॉफिन को ओपन करते हैं तो नीचे उसके फादर होते हैं, उसके दिल भी आर्टिफिशियल लगाया गया होता है। मिस्टर रिवर हुआ से कहते हैं, तुम्हारे फादर को पॉइजन दिया गया था जिसकी वजह से इसका हार्ट खराब हो गया था, इसे जिंदा रखने के लिए मैंने यहाँ पर ह्यूमन सेक्टर से एक हार्ट मंगवाया था, उस हार्ट को इसकी बॉडी के साथ फिक्स कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ आर्टिफिशियल हार्ट है जो कि इसे जिंदा रखने के लिए है। इस आर्टिफिशियल हार्ट के साथ ये ज्यादा अरसा तक जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने तक हमने इसे अभी तक जिंदा रखा हुआ है। जुंजी अपने फादर को देखने के बाद वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है, फादर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। मास्टर रिवर हुआ से कहते हैं, ये सब कुछ जनरल ब्लड वू की वजह से हुआ है, तुम्हें यहाँ पर अपने पर ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। 16 साल पहले जीहान मेंशन में बहुत सारी फोर्सेस को बुलाया गया था, किसी को भी नहीं पता था कि ये एक ट्रैप है। वहाँ पर रॉयल फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को मार दिया गया, क्लाउड डायनेस्टी की बहुत सारी पावरफुल फोर्सेस को मार दिया गया, यहाँ तक कि शेनलॉन्ग अलायंस के काफी सारे पावरफुल लोग भी मारे गए। उस दिन तुम्हारे फादर यहाँ से जल्दी वापस चले गए थे क्योंकि उन्हें घर पर कोई काम था, इसी वजह से वो यहाँ से वापस चले गए। वापस जाने के बाद जब उन्हें पता चला कि जनरल ब्लड वू ने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया है, उसने रॉयल फैमिली के मेंबर्स को मार दिया, शेनलॉन्ग अलायंस के मेंबर्स को मार दिया, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो जाकर उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तुम पैदा होने वाले थे, वजह से वो वापस नहीं जा सकते थे। तुम्हारे पैदा होने के बाद जब तुम्हारे फादर ने तुम्हें पहली बार देखा, उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि वो शेनलॉन्ग अलायंस का एक मेंबर होने के अलावा एक बाप भी है, इसी वजह से वो तुम्हें छोड़कर वहाँ पर नहीं जा सकता था। हालांकि उसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ी, उसे अपने बेटे के लिए वहाँ से वापस आना पड़ा, यानी कि तुम्हारे लिए उसने सभी को छोड़ दिया और वहाँ से घर वापस चला आया। मुझे तो लगा था कि ये सब कुछ खत्म हो गया और तुम्हारा बाप अब अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकता था, लेकिन सिर्फ 1 ही साल के बाद जब दोबारा मैंने तुम्हारे बाप को देखा तो वो पूरी तरह खून से लथपथ था और वो अपने मुंह में एक ही बात कह रहा था, मेरी वाइफ एल्बिना को बचा लो और मेरे बच्चे को बचा लो। मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जनरल ब्लड वू ने तुम्हारी फैमिली के ऊपर अटैक करवाया था, उसने चू फैमिली के ऊपर अटैक किया, तुम्हारे सारे एल्डर्स को मरवा दिया और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारी माँ एल्बिना को वही उठाकर ले गया है, उसने तुम्हारी माँ को किडनैप किया हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये भी पता चला है कि तुम्हारे वहाँ पर जो शुई फैमिली
फैमिली है जिनके साथ तुम्हारी एक मैरिज अलायंस है। शुई फैमिली के लोगों ने तुम्हारे फादर के बारे में उन लोगों को बताया था, जनरल ब्लड वू को बताया था कि तुम्हारी चू फैमिली वहाँ पर रह रही है और तुम्हारे फादर वहाँ पर हैं। जुनजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो ये सब कुछ मेरे अंकल शुई ने किया है। इसी वजह से अंकल शुई ने जब मैं उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए उनके घर गया था, उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया था। उसके बाद कभी भी मुझे शुई फैमिली में नहीं आने देते थे, वो हमेशा मुझे वहाँ से निकाल दिया करते थे क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है, मेरे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ है। जुनजी मिस्टर हुआ से कहता है मिस्टर हुआ क्या आपको पता है कि वो मेरी मदर को क्यों उठा कर ले गया है? वो से कहता है नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता। जुनजी सोच रहा होता है सुना है कि जनरल ब्लड वो एक दूसरे कंट्री से यहाँ पर आया है, क्या मेरी माँ का इस सब से कोई ताल्लुक हो सकता है? आखिर वो मेरी माँ को उठाकर क्यों ले गया है? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 89 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 90 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जुनजी को उसके डैड के बारे में पता चलता है कि उसे एक कॉफिन में बंद करके रखा गया है। अभी तक वो जिंदा है एक आर्टिफिशियल हार्ट की मदद से। साथ ही जुनजी को मिस्टर हुआ से बताते हैं उसकी मदर के बारे में कि उसकी मदर को भी ब्लड वू ने किडनैप किया है। तो जुनजी सोच रहा होता है मैंने सुना है कि ब्लड वू एक दूसरे कंट्री से यहाँ पर आया है, कहीं मेरी माँ का उसके साथ कोई ताल्लुक तो नहीं जिसकी वजह से उसने मेरी माँ को किडनैप किया है। इस एपिसोड की शुरुआत में जुनजी उसे कहता है मिस्टर हुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे फादर की जान बचाई। मिस्टर हुआ से कहते हैं तुम्हारे फादर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ तो करना ही था। जुनजी कहता है मुझे लगता है कि जितनी सच्चाई आपको नहीं पता वो सारी की सारी मेरे फादर को पता होगी। अब मुझे अपने फादर को जगाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर हुआ उसे कहते हैं मैं इसको यहाँ पर अभी नहीं जगा सकता, अगर मैंने इसकी बॉडी के ऊपर जो सील लगी हुई इसको हटा दिया तो ये जल्दी से मर जाएगा। जुनजी उसे कहता है आपको इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल ग्रास को ढूंढ लेता हूँ जिसको अवेकनिंग ग्रास कहा जाता है। तो मेरे फादर के ठीक होने के चांसेस 90% होंगे। अपने फादर को जगा लूंगा। और रही बात ब्लड वू की तो इस सब की कीमत चुकाना पड़ेगी, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। हमारा जुनजी वहाँ से निकलने के बाद वापस अपने हाउस की तरफ जाता है। वापस आने के बाद जुनजी में स्किन को वाला क्लाउड टोकन देता है और उसे कहता है ये एम्परर का क्लाउड टोकन है, मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए अवेकनिंग ग्रास को ढूंढो। बहुत ही स्पेशल मटेरियल है, उसको ढूंढने के लिए तुम्हें इस टोकन की जरूरत पड़ेगी। फिर साथ ही वो वापस की तरफ उड़ पड़ता है और कहता है ब्लड वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आने वाला है, मुझे भी जल्दी से जल्दी अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। जुनजी ने मास्टर लिन को पहले से इन्फॉर्म किया होता है कि वो लोग दोबारा से ड्रैगन पीक की तरफ जाने वाले हैं। तो मास्टर लिन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जुनजी वहाँ पर लैंड करता है और उससे कहता है मास्टर लिन प्लीज मुझे माफ करना, आपको इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। मास्टर लिन उसके दूसरे पंख की तरफ देखते हैं जहाँ पर पहले सिर्फ और सिर्फ हड्डी थी, अब वहाँ पर पंख भी बन चुका है। वो उसे कहते हैं तुम्हारा जो दूसरा गोल्डन पंख मुझे लगता है कि उस 5 ग्रेड के मटेरियल जिसको 5 फायर एम्ब्रिग्रेंस कहते हैं उसको खाने की वजह से निकला है। जुनजी तुम्हारे एडवेंचर्स तो वाकई में काफी ज्यादा एनविएबल है, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। तो जुनजी वहाँ पर नीचे उतरता है और कहता है चले फिर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। मास्टर लिन उसे कहते हैं लड़के प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। उसी वक्त साइड के ऊपर से लॉरेन निकल कर आती है, वो भागती वहाँ पर आती है और उसे कहती है जुनजी मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ। और वो भागती हुई आकर जुनजी के साथ ही लिपट जाती है। तो कहती है मिस्टर लिन ने बताया कि तुम एक लॉन्ग ट्रिप पर जाने वाले हो, तो मैं भी यहाँ पर जल्दी से चली आई क्योंकि पिछले काफी सारे चैप्टर्स में मेरा नाम ही खत्म हो गया है, मेरे बारे में तो बताया नहीं जा रहा, इसी वजह से मुझे इस वाले एडवेंचर में तुम्हारे साथ जाना है। तो जुनजी चलाकर उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ से वापस चलो, क्लाउड होम में वापस जाना होगा, ये वाला मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। हालांकि जुनजी इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी उसे लॉरेन को अपने साथ ही लेकर जाना पड़ता है। वो उसका बाजू पकड़कर साथ ही घसीटती हुई जा रही होती है। इसके बाद वो लोग अपने बड़े से पंछी के ऊपर बैठकर वापस से ड्रैगन पीक माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं से नेक्स्ट सीन में बॉर्डर के ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरी डायनेस्टी में जनरल ब्लड वू को दिखाते हैं। जनरल ब्लड वू अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, उसके साथ उसका बेटा होता है और साथ में एक लड़की होती है। जनरल ब्लड वू का बेटा जिसका नाम सौर वू होता है वो अपने फादर से कहता है फादर पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं ताकि हम लोग सारी की सारी डायनेस्टीज और आसपास के सारे इलाकों के ऊपर कब्जा कर सकें। पिछले कई सालों की मेहनत के बाद हमने 8 किंगडम और उसके साथ 16 डायनेस्टीज के ऊपर कब्जा कर लिया है। सभी को वाइप आउट करने के बाद इन सभी के ऊपर अब हमारा राज है, और सिर्फ क्लाउड डायनेस्टी को छोड़कर। अगर हम लोग यहाँ पर टाइफेंग किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसमें मौजूद इवल स्पिरिट वो हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आप जीनर जैंग के लेवल को पार करने के बाद निर्वाणा स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो मतलब यह है कि आपको क्लाउड डायनेस्टी का किंग बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। उनके साथ जो लड़की खड़ी होती है उसका नाम मिचेल होता है। मिचेल कहती है क्लाउड डायनेस्टी तो बस एक छोटी सी डायनेस्टी है, मुझे नहीं लगता कि जनरल ब्लड वू को क्लाउड डायनेस्टी का राज चाहिए, बल्कि ये तो पूरे के पूरे ट्रू स्पिरिट मेनलैंड को एक साथ मिलाना चाहते हैं, यानी कि उन सभी को यूनिफाई करना चाहते हैं। इसी के साथ ही वो दोनों बच्चे जल्दी से जनरल ब्लड वू के सामने झुक जाते हैं और उसे कहते हैं हम यहाँ पर आपको पहले से बधाई देते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी आप हुनजान एम्परर लेवल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आसपास के जितने भी इलाके और किंगडम्स हैं उन सभी के ऊपर आपका राज होगा। जनरल ब्लड वू उन दोनों से कहता है तुम लोग कुछ जल्दी यहाँ पर जश्न मना रहे हो, अभी तो बहुत ज्यादा मुश्किलात आना बाकी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक लेटर आया है जो कि क्लाउड डायनेस्टी से आया है। तुम्हें पता है कि वहाँ पर हमारे जो लोग हैं यानी
के एल्डर गूस जो कि ड्रीम फैमिली से थे वो मारा गया और उसके साथ साथ ड्रीम फैमिली का जो लीडर था उसका बेटा ब्लैंकशीन भी मारा गया है। सब कुछ एक छोटे लड़के ने किया है जिसके पास एक किंग लेवल का वेपन भी है। और वो उसे कहता है, डैड आपको उस लड़के से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो बस एक छोटा सा लड़का है, मैं अकेले जाकर उसको निपट सकता हूँ, कुछ दिन के बाद मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। जबकि जनरल वो खुद काफी ज्यादा परेशान होता है, वो सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि उस बंदे को अच्छी तरह से पता है कि मैं जनरल ब्लड वो हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाया, वो इतना ज्यादा बहादुर कैसे हो सकता है, उसने मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, जैसे कि वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। साथ ही वो सोर और मिचेल से कहते हैं, सोर और मिचेल तुम्हें इस बात को याद रखना होगा, जो भी जनरल ब्लड वो के रास्ते में आने की कोशिश करेगा या जो भी हमें ऑफेंड करेगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अंजाम होना चाहिए और वो तुम्हें पता है, उन सभी को मार डालो। और साथ ही वो उनको ऑर्डर्स देता है कि जाओ जाकर उन सभी को मार डालो। उसके बाद ये लोग जो कि टाइफेंग किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, ये लोग टाइफेंग किंगडम के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, सभी लोगों को मार देते हैं, सारे सोल्जर्स को मार दिया जाता है। तो नेक्स्ट सीन में ड्रैगन पीक का दिखाया जाता है। जुनजी ड्रैगन पीक पर जाने के बाद वहाँ से दोबारा से सीक्रेट टनल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसने एग देखा था, एक बीस्ट का अंडा जो कि वहाँ पर पड़ा होता है सेंटर में और आसपास एक बड़ी सी फॉर्मेशन होती है। लॉरेन और मिस्टर जिन भी उसके साथ ही होते हैं, ये सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो लॉरेन ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, वो जुनजी से कहती है क्या हम लोग पानी के नीचे हैं या फिर हम लोग आसमान के ऊपर हैं। वो वहाँ से नीचे की तरफ झुककर देख रही होती है। जुनजी कहता है अगर तुम यहाँ से नीचे गिर गई तो मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर नीचे नहीं जाने वाला। वो मिस्टर लिन को बताता है कि ये एक सीक्रेट प्लेस है, जब मैं यहाँ पर आसपास प्रैक्टिस कर रहा था तब मैंने इस जगह को ढूंढा था और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बीस्ट टैग है। इस बार मैं इसे यहीं पर छोड़कर चला गया था, लेकिन इस बार मैं इसे यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। स्टर्लिंग जैसे उस बड़े से अंडे को देखते हैं उसे देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक स्पिरिचुअल बीस्ट का अंडा है और यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, ये सारी इसी एग के अंदर से निकल रही है। यहाँ पर उस अंडे के नीचे एक गॉड पड़ी होती है। जुनजी लास्ट टाइम उस अंडे के नीचे गॉड ड्रा किया था ताकि उसके अंदर से जो लिक्विड फॉर्म में एनर्जी निकल रही है वो सारी की सारी उस गॉड के अंदर जाए, लेकिन उसके भरने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ भी बह रही होती है कि लॉरेन वहाँ पर बैठकर उसको टच कर रही होती है। मास्टर लिन से देखने के बाद और भी ज्यादा हैरान होती है कि इस अंडे के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी लिक्विड की फॉर्म में निकल रही है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो भी बीस्ट होगा वो बहुत ज्यादा सेक्रेट या फिर पावरफुल हो सकता है। जुनजी कहता है मुझे लगता है ये कम से कम 1 मिलियन स्टोन्स का तो बिक ही सकता है। मास्टर लिन उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट का एग ये हीवन और अर्थ की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है लिक्विड फॉर्म में, ये इनवैल्यूएबल है, यानी कि हम लोग इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा सकते। फ्रेंड जो कि अभी भी उस अंडे के पास ही बैठी होती है, उस अंडे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ से वो अंडा नीचे गिर जाता है। मिस्टर लिन और भी चिल्लाकर कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया, तुमने इस अंडे को फेंक क्यों दिया। जुनजी उसके साथ मास्टर लिन और साथ में एक तीसरा बंदा भी होता है, वो तीनों ही वहाँ पर एक जोरदार चीख मारते हैं। लॉरेन उस अंडे को गिरने से बचा लेती है, फिर साथ ही जब उनकी तरफ देखती है वो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है तुम दोनों तो ठीक है, लेकिन ये तीसरा बंदा कौन है, ये बीच में कहाँ से आ गया। वो दोनों भी जल्दी से साइड के ऊपर देखते हैं कि अब ये तीसरा बंदा कौन है। वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है और उनसे कहता है शुक्र है कि तुम लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी रिंग के अंदर से अपने साथ काफी सारे और एल्डर्स को भी निकाल लेता है। तो वहाँ पर टोटल 4 एल्डर्स होते हैं, सारे के सारे ड्रीम फैमिली के एल्डर्स है जो कि जुनजी का पीछा कर रहे थे और उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे ताकि वो जुनजी को जान से मार सके। जुनजी कहता है मुझे तो ये बात शुरुआत से पता थी कि कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो फाइनली तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे सामने जाहिर होने का फैसला किया है। तो उनके साथ जो ड्रीम फैमिली का डिप्टी लीडर होता है वो उसे कहता है हमारे मास्टर को पहले से पता चल गया था कि तुम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्रेटली करने वाले हो, हम लोगों ने तुम्हारा पीछा किया ताकि हमें भी यहाँ से कुछ बेनिफिट्स मिल सके। और यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पर तो एक स्पिरिचुअल बीस्ट का अंडा है, ऊपर से ये अंडा इतना ज्यादा स्पेशल है कि ये लिक्विड फॉर्म में स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा है, हमें ये अंडा चाहिए। अब हम तुम तीनों को यहाँ पर मार डालेंगे और उसके बाद इस अंडे को तुमसे ले लेंगे। जुनजी से कहता है लगता है कि तुम्हारा मास्टर स्काई जिन वो मुझसे बहुत ज्यादा डरता है, वजह से उसने अपने सारे के सारे एल्डर्स को यहाँ पर भेज दिया है मुझे मारने के लिए, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। तो डिप्टी लीडर उसे कहता है लास्ट टाइम ये सब कुछ जिनसंग गू की वजह से हुआ था, क्योंकि उसे अपने क्रेडिट्स चाहिए थे, इसी वजह से लोग उसके ट्रैप में फंस गए थे। लेकिन अब जबकि हम 5 एल्डर्स यहाँ पाए तो हम 5 एल्डर मिलकर यहाँ पर तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो डिप्टी लीडर जुनजी से कहते हैं अगर तुम ये ट्रेजर मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर इंटैक्ट छोड़ दूंगा, यानी कि तुम्हारी बॉडी के पीसेस नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे नहीं देते तो फिर तुम तीनों की बॉडी यहाँ पर बचेगी भी नहीं। इसी के साथ ही वो जुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो जुनजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं उसी वक्त मास्टर लिन उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं अब तुम कौन हो, तुम हमारे रास्ते में कहाँ पर से आ गए। मास्टर लिन उनसे कहते हैं अगर तुम यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने वाले हो तो पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे हराना होगा। तो डिप्टी लीडर उसे कहता है तुम तो वाकई में अपने यंग मास्टर के बहुत ही वफादार कुत्ते हो, तो फिर ठीक है अब तुम्हें भी यहीं पर इसके साथ ही मार देता हूँ। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मास्टर लिन के ऊपर अटैक कर देता है।
है। जबकि मास्टर लिन उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। जैसे वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं वो पीछे की तरफ गिर जाता है, जबकि बाकी के तीनों भी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे डिप्टी लीडर इतनी आसानी के साथ कैसे हार सकते हैं, इस बंदे ने तो सिर्फ एक ही मूव के साथ इसको हरा दिया है। वो सभी लोग कहते हैं चलो जल्दी से मिलकर सभी लोग एक साथ इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो बाकी के तीनों भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मास्टर लिन अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके पास स्ट्राइक लगाती है और उसके अंदर से काफी सारा इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है, जिसकी वजह से वो तीनों वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। लीडर गिरने के बाद उसकी तरफ देखता और कहता है तुम हो कौन। संजू से कहता है तुम सभी लोग ड्रीम फैमिली के ग्रेट एल्डर्स हो, लेकिन तुम लोगों ने कभी इस मास्टर के बारे में नहीं सुना क्या? तुम्हें अभी तक इस बारे में पता नहीं चला कि ये मास्टर कौन है? इस वक्त तुम्हारे सामने हमारी क्लाउड डायनेस्टी का सबसे पावरफुल इंसान खड़ा है, जो कि लेजेंड्स में भी बताया गया है। ये हमारी क्लाउड डायनेस्टी के महान मास्टर स्काई लिन है, निर्वाणा स्टेज के एक एक्सपर्ट हैं। तुम लोग यहाँ पर सिर्फ मुझे ऑफेंड करने के लिए आते थे, तुम्हारे पास जिंदा बचने का कोई ना कोई चांस था, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मास्टर स्काई लिन को ऑफेंड किया है, तो अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी चांस नहीं है। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर लिन उनके सभी के ऊपर अपनी ठंडर के साथ अटैक करते हैं और सभी लोग वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और सभी लोग मर जाते हैं। अपनी पावर्स को यूज करने की वजह से मास्टर लिन भी काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, उनको वहाँ पर खांसी आ जाती है। तो लॉरेन उनसे पूछती है मास्टर लिन क्या आप ठीक हैं, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी? तो लिन उसे कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो किसी पुरानी इंजरी की वजह से है, मेरी पुरानी बीमारी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। साथ ही वो अपनी दोनों उंगलियों को यूज करते हुए फिर से अपने स्पिरिचुअल सी को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। जुनजी उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता था कि वो अपने कुछ एक्सपर्ट्स को मुझे मारने के लिए यहाँ पर जरूर भेजेगा, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि मैं इन लोगों की डेड बॉडीज को यहाँ पर यूज करते हुए आपके स्पिरिचुअल सी को दोबारा से एक्टिवेट करने में मदद कर सकता हूँ। मास्टर लिन से कहते हैं लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर कोई भी मटेरियल्स नहीं है, फिर हम लोग ये सब कुछ कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 90 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर ये सब कुछ कैसे करने वाले हैं, ये मास्टर लिन को कैसे यहाँ पर क्योर करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।